नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का टेस्ट है। पूरा ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज होती है वहां से प्रश्नों को निचोड़ा गया है और यहाँ पर एमसीक्यूज के फॉर्मेट में बाइलिंगुअल तरीके से आपके सामने पेश किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये पोस्टर आपकी सहायता कर सकता है और ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दोनों भाषाओं में लिखा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है, जो कि 2006 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया और कर्क रेखा 30 अंश 23 मिनट पूर्व में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ऐसे कहा गया। तो आप बताइए सही क्या है। पहले प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें से कोई भी नहीं, इसका जो डी वाला है वो सही होगा, इसमें से कोई भी नहीं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा बिंदु कहा जाता है और 2004 की जो सुनामी लहरें थी उसके कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया। तो यहाँ जो 2006 दे दिया है इसलिए गलत हो जाता है। और जरा दूसरे वाले को देखिए, कर्क रेखा 23 अंश 30 मिनट है, उसका जो अक्षांशीय मान है वो गलत दिया है, 23 अंश 30 मिनट होगा और इसलिए ये गलत हो जाता है। ये पूर्व से यहाँ पे कहा गया है कि पूर्व में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो पूर्व यहाँ से कहाँ से आ जाएगा। ये उत्तर दक्षिण वाला अक्षांशीय विस्तार होता है, आप भी जानते हैं, विषुवत रेखा के समांतर ये चलती है। तो उत्तर से ये देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग 2 बराबर हिस्से करती है, एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। तो इसका दोनों गलत है, डी वाला हो जाएगा। तो विकल्प बहुत मिलते जुलते हो सकते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक होता है। इसे आपने देखा। इसके बाद चलते हैं आगे। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है और 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.6% है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 अंश 6 मिनट और सबसे दक्षिणी अक्षांश 8 अंश 4 मिनट है। यहाँ पर देखिए ये जो जीरो लगा हुआ है ये डिग्री या अंश को प्रदर्शित करता है और ये जो डैश लगा है, सिंगल डैश है, ये मिनट को प्रदर्शित करता है। डबल डैश रहेगा तो ये सेकंड बन जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय रेखा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को शामिल करते हुए करीब 7416.2 किलोमीटर लंबी है। इस प्रकार से इसकी लंबाई है। तो बताइए इसमें से गलत क्या है, जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे और क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला और तीसरा। इसमें पहला और तीसरा क्या है, गलत है। इसका पहला वाला और तीसरा वाला गलत क्यों है। देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आप जानते हैं। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और यहाँ 2.6 दिया है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। और तीसरा क्यों गलत है, तो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो अक्षांश है यहाँ पे, मतलब भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश वो 37 अंश 6 मिनट है और सबसे दक्षिणी अक्षांश जो है वो 8 अंश 4 मिनट है। ये बात बीच वाला इसलिए सही है इसमें, जो दूसरा वाला है। और तीसरे वाले को अगर आप देखिए तो उसमें कहा गया है कि भारत की समुद्री तटीय रेखा, तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ अगर उसे देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर की है। तो यहाँ जो लंबाई दी है वो गलत दी है, इसलिए पहला तीसरा गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ऐसा बोला गया। और भारतीय भूखंड ये एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के मध्य में स्थित है, मतलब पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है, ऐसा कहा जा रहा है। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का उत्तरी विस्तार है, जबकि भारत की भूमि की सीमा उत्तर में चीन यानी तिब्बत वाला हिस्सा और पाकिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। इस प्रकार से दिया हुआ है। गलत क्या है यही आपको यहाँ भी बताना है, इनकरेक्ट की तलाश करनी है। तीसरे प्रश्न को देख लीजिए और देखिए इसका सी हो जाएगा। पूरे विकल्प आप देखिए सी वाला होगा, यानी दूसरा और तीसरा ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये वाला सिर्फ पहला वाला आपका सही है। तो जो गलत है उनकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ये वाली बात ठीक है, दक्षिण में कहा ही है। लेकिन दूसरे वाले को जरा देखिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का यहाँ पर कहा है कि उत्तरी विस्तार है, जबकि असल में किस तरह का विस्तार है, ये दक्षिणी विस्तार है। यहाँ पे दिशा गलत दी है। और दूसरे वाले स्टेटमेंट के बाद जरा तीसरे वाले को देखिएगा, जिसमें कहा गया है कि इनकी जो सीमा है वो उत्तर में किन किन देशों से लगती है। तो असल में भारत की जो सीमाएं हैं, मतलब भारत भूमि की सीमाएं, ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, जबकि उत्तर में चीन का जो तिब्बत वाला एरिया है और नेपाल भूटान के साथ इस तरह से लगती है और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। तो यहाँ पर हर दिशा से आप देख लीजिए। तो इसका दूसरा और तीसरा गलत है। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। मकालू, धौलागिरी, नामचा बरवा और गुरुला मंधाता या गुरला मांधाता, ये जो पर्वत शिखर हैं ये नेपाल में अवस्थित हैं। जितनी भी पर्वत चोटियों का नाम लिया गया ये सब नेपाल में है। तो आप बताइए सही क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका केवल पहला वाला सही है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का यहाँ पे विस्तार दिया है वो ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला दिया है मकालू, धौलागिरी आदि के बारे में, वो सही नहीं है। सही क्या है, तो देखिए नामचा बरवा जो है ये भारत का है
ठीक है, तो यहाँ पे ये नेपाल में बता दिया इसलिए गलत हो गया है, सिर्फ पहला सही है। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ ये हिमाद्री में स्थित हैं, और हिमाद्री को निम्न हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी, मतलब हिमाद्री और निम्न हिमालय दोनों के बीच में एक लंबी सी घाटी लंबवत घाटी है, उसको दून के नाम से जाना जाता है। गंगा में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और द्वीपीय जिला है, इस प्रकार से दिया है। तो कौन सा गलत है जरा बताइए, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में सभी जितने हैं सबके सब यहाँ गलत है, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए हमने डी को चुना। कैसे, देखिए अगर इसमें देखा जाए ध्यान से, तो निम्न हिमालय में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं, यहाँ इसकी लोकेशन है, तो पहला वाला गलत है। और निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, तो दूसरा गलत हो गया। और तीसरे वाले में जो यहाँ बता दिया है कि गंगा नदी में स्थित है, तो आप भी जानते हैं कि ये माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है, तो यहाँ तीनों गलत है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर पूछी गई अलग अलग, बताइए इसमें से क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ये पंजाब हिमालय और नेपाल हिमालय है, पंजाब हिमालय और नेपाल हिमालय। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिससे कि वितरिकाओं का निर्माण होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। जबकि तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नदियां अपने निचले भाग में गाद के इकट्ठे हो जाने से, तलछट जो होती है कीचड़, उसके इकट्ठे हो जाने से बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है, और इन धाराओं को दोआब कहा जाता है। ये जो धाराएं होती हैं अलग अलग, इनको दोआब कहते हैं। तो आप बताइए सही क्या नहीं है इसमें से। 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए पहला और तीसरा गलत है। इसमें दोआब की रचना के बारे में जो कहा है, और पहला वाला के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण इससे वितरिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका पहला तीसरा यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। कैसे, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ दूसरा वाला सही हो गया। और बाकी चीजें जो है उसे देखिएगा, तो नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, और इससे नदी द्वीपों का निर्माण होता है। और नदियां अपने निचले भाग में जब गाद इकट्ठा हो जाती है तो इससे बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती हैं, और ये जो धाराएं यहाँ अलग अलग होती हैं इनको वितरिकाएं कहा जाता है, न कि दोआब कहा जाता है। तो इसीलिए पहला और तीसरा गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज तथा उसकी सहायक नदियों से बने हुए हैं। जल की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से पूर्वी पहाड़ियां भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र बन जाती हैं। ये सब दिया हुआ है, तो आप बताइए सही क्या है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कुछ भी सही नहीं है, जो जितने भी दिए हैं सबके सब यहाँ पर गलत हैं। क्यों गलत है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, उत्तरी मैदान जो है वो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, 3 नदियाँ यहाँ पे कौन कौन सी हैं, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और उनके जो सहायक हैं, सहायिकाएं हैं वो अलग से हैं, तो इन सब से मिलकर बना हुआ है। और यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, पर्याप्त जल की यहाँ पे उपलब्धता है, जलवायु अनुकूल है, और कृषि की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ये जो अनुकूलता और उपलब्धता है ये दूसरी जगह बता दिया है, यहाँ तीनों चीज़ें। इसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ अगर आप देखें इसको आपने देखा ही कि दोनों गलत क्यों है। यहाँ पर देखिए सतलज का नाम दे दिया है जबकि सिंधु होना चाहिए, और यहाँ पर ये पूर्वी मैदान दे दिया है, मतलब पूर्वी क्षेत्र बता दिया है, जबकि उत्तरी भाग है जहाँ पे जलोढ़ मृदा का पूरा विस्तार है और इसकी वजह से जलवायु और मृदा यहाँ की अनुकूलित है। तो इसमें दोनों ही गलत है। चलते हैं आगे और देखते हैं 9वें नंबर के प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 में ये कहा जा रहा है कि गंगा का मैदान निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में फैला हुआ है, और नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है। 2 चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं, तो दोनों के उत्तर आपको एक साथ देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें बी वाला आपका सही होगा, घग्घर नदी और तीस्ता नदी का तथा भावर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो घग्घर नदी और तीस्ता, और इसके बाद ये किस नाम से जाना जाता है, तो भावर, ये इसका सही होगा, बी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार सही नहीं है। जो सही नहीं है उसी को आपको चुनना है। तो यहाँ पर कहा गया कि भांगर प्रदेश में मृदा जो है वो चूनेदार निक्षेप के साथ पाई जाती है, या उसमें इस प्रकार की उपस्थिति होती है जिसे कि स्थानीय भाषा में खादर कहा जाता है। और दक्कन का पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से मिलकर बना हुआ है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां तीस्ता, सिंध, बेतवा, गंगा, केन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। इस प्रकार से ये 3 स्टेटमेंट हैं। आप देखकर बताइए कि इसमें से गलत क्या है, इसे देख लीजिए। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही गलत है, तीनों ही यहाँ पर सही नहीं है। तो फिर सही क्या है, डी को पहले चुन लीजिए। देखिए भांगर क्षेत्र की जो मृदा होती है उसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भांगर क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। और इसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है खादर कहा जाता है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। उसके साथ दूसरे वाले को देखिए, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थान है और पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। इस पठार के 2 हिस्से हैं,
यहाँ अगर आप देखिए, ये दक्कन के पठार के बारे में कहा गया है। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि क्षेत्र से बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व से इसमें बहने की जो दिशा है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे तीस्ता, सिंध, बेतवा और गंगा तथा केन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि यहाँ नदियों के नाम क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, इसके अलावा केन, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। तो यहाँ जो तीसरा वाला है वो भी गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर 3 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। दक्षिण के पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, जिसे कि स्थानीय रूप से उत्तर कचार या कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला दक्षिण के पठार के पूर्वी विस्तार के तौर पर देखे जाते हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। ये पूरा प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसके विकल्पों को भी देख लीजिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी दूसरा और तीसरा। इसमें से दूसरा और तीसरा होगा। यहाँ पूछा क्या था? जो सही हो वही बताइएगा। तो इसका मतलब यह है कि पहला वाला गलत है। कैसे? देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर 3 प्रमुख श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया हैं। यहाँ पर उल्टा दे दिया है, पूर्व से पश्चिम कह दिया है, इसलिए पहला वाला गलत है और बाकी दोनों सही है, तो इसका सी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ 4 विकल्प है। इसमें पहले वाले में कहा गया है कि पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्व में शिवराय तथा जावादी इसकी पहाड़ियां स्थित है, जबकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने लगती है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी की ऊंचाई 1500 मीटर है, और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। इस प्रकार से इसमें बताइए गलत क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 4 अलग अलग तथ्य दिए हुए हैं और 12वें नंबर के इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि पश्चिमी घाट के दक्षिण पूर्व में शिवराय और जावादी की पहाड़ियां स्थित हैं, ये वाला। जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में शिवराय और जावादी की पहाड़ियां स्थित हैं, तो ये पश्चिमी घाट दे रखा है, इसलिए पहला वाला गलत है। इसके बाद चलते हैं आगे, तो यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दक्कन ट्रैप के शैल आग्नेय हैं और इन शैलों का समय बीतने के साथ अपरदन हुआ है, जिससे कि दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, वहां पे काली मिट्टी बनी है, ये सब। और उसके बाद अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम किनारों को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। आप बताइए इसमें से सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, और देखिए इसका जो सिर्फ ए वाला है वही सही है, यानी पहला वाला। दक्कन ट्रैप के शैल जो है वो आग्नेय है और उनमें जब अपरदन की क्रिया होती है तो उससे वहां पे जो संरचना बनती है वो दक्कन ट्रैप कही जाती है, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला जो है वो गलत है। क्यों गलत है? अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो इसमें जो शैल हैं, मतलब इस क्षेत्र के, वो ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम है, तो अपने आप ही आग्नेय होंगे, और इसीलिए ये दक्कन ट्रैप जो है ये आग्नेय शैलों की पूरी एक आकृति है, और इसमें जो मिट्टी घिसाव से बनी हुई है वो काली मिट्टी है, जो कि रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका ए वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। थार के मरुस्थल में प्रतिवर्ष 100 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लूनी नदी और माही नदी थार के मरुस्थल की 2 बड़ी नदियां हैं, या 2 सबसे बड़ी नदियां हैं। तो आप बताइए गलत क्या है? इसमें से जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ये दोनों ही यहाँ पर सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है और तीसरा भी सही नहीं है, सिर्फ पहला वाला सही है। अगर यहाँ देखा जाए तो थार के मरुस्थल में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यहाँ पर 100 दे रखा है, तो इसलिए गलत हो गया। और लूनी नदी ही जो है वो थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ पे माही का नाम नहीं रहेगा, तो ये दोनों गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। लक्षद्वीप 38 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है और पिटली द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। लक्षद्वीप समूह को पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो आप बताइए सही क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। सिर्फ दूसरा इसमें सही है। लक्षद्वीप समूह को पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, ये दूसरा वाला, इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, लक्षद्वीप जो है ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है, और कावारत्ती द्वीप ये लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, और यहाँ पर पिटली को बता दिया है, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ओडिशा में स्थित चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बंजर द्वीप पर स्थित है, मतलब बंजर का मतलब यहाँ पे बैरन द्वीप से है, ये बात है। और उसके बाद प्रवाल पॉलिप्स का विकास छिछले तथा उष्ण जल में होता है। प्रवाल पॉलिप्स से कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण होता है, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ ये तटीय प्रवाल भित्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार से ये विकल्प दिए हुए हैं, कौन सा गलत है ये आपको बताना है, और क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तो देखिए, इसका डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है ये तटीय प्रवाल भित्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसे आप देख रहे हैं, जबकि ये प्रवाल रोधिका का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये असल में बैरियर की तरह से काम करता है, तो ये प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे तटीय प्रवाल से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 17 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी नदियां विसर्ग, गोखुर झील तथा पूर्ण विकसित डेल्टा का निर्माण करती हैं, और किन 2 मुख्य नदियों के प्रवाह के कारण पर्वतों के कट जाने से गार्ज बनते हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आपने ध्यान से देखा, इसमें ए वाला सही है। ये हिमालय की नदियां हैं और सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इस प्रकार के गार्जों का निर्माण होता है, इसका जो ए वाला है वही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि गलत की तलाश कीजिए, और पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि किस नदी या किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को सामूहिक रूप से नदी तंत्र कहा जाता है।
मतलब नदी और सहायक नदियों को अगर मिला दिया जाए तो वो नदी तंत्र कहलाएगा। और उसके बाद सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलकर अलकनंदा यानी उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। ये दिया हुआ है, आप गलत की तलाश करके बताइए इसमें से गलत क्या है। ये पूरा आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। और 18वें प्रश्न का हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि उपर्युक्त सभी जितने हैं ये सब गलत है। सही क्या है? तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है, इस प्रकार से। तो यहाँ ये उल्टा दिया हुआ है। और उसके अलावा देखा जाए तो इसमें जितने और हैं वो सभी। आगे चलते हैं, इसका डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, सिंधु जल समझौता संधि के हिसाब से भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल कितने प्रतिशत जल इस्तेमाल कर सकता है? सिंधु नदी के जल का उपयोग भारत में किन राज्यों में सिंचाई के लिए किया जाता है? ये 2 चीजें आपको बतानी है। तो पहला सिंधु जल समझौता है और दूसरा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये किन किन राज्यों में पानी, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी 20% और पंजाब हरियाणा और राजस्थान। ये 20% है और पंजाब हरियाणा और राजस्थान वाला यानी सी वाला जो विकल्प है वो आपका सही है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कथन और कारण दिया है और ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना चाहिए कि जो कारण है वो कथन की ठीक ठाक व्याख्या करता है अथवा नहीं। तो घाघरा, गंडक और कोसी नदियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है और घाघरा, गंडक और कोसी नदियां उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों की मृदा को कृषि योग्य बना देती हैं। तो ये कुछ दिया हुआ है, आप सही इसमें से तलाश करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा डी वाला। देखिए कथन दोनों सही है, दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। बाढ़ इनकी वजह से उत्तरी मैदान में आती है कुछ हिस्सों में और इनकी जो बाढ़ होती है वो लाभदायक भी होती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। असल में बाढ़ से क्या होता है, नदी जो है वो अपने साथ अवसाद ले आती है और ले आके उन्हें मैदानों में पटक देती है। तो इससे मृदा की नई परतों का निर्माण होता है और वो नई मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ये दोनों बात सही है, लेकिन यहाँ व्याख्या ठीक ठाक नहीं करता है। ये कोई कारण नहीं है बाढ़ आने का, तो इसीलिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं। इसके बाद चलते हैं आगे, डी वाला इसका था। 21वें को देखिए, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां समुद्र में विलीन होने से पहले सामूहिक रूप से मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिलाकर मेघना बनी है, ऐसा कहा जा रहा है। और गंगा के मुहाने का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को नेपाल में जमुना के नाम से जानते हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। आप बताइए गलत क्या है, देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 21 का ये पूरा स्टेटमेंट है और ये विकल्प है, देखकर बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी दूसरा और तीसरा। दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, ये दोनों यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। देखिए दूसरा तीसरा गलत क्यों है? दूसरे वाले में ये कहा गया है कि गंगा मुहाने का सबसे उत्तरी बिंदु बंगाल की खाड़ी है, जबकि सही बात क्या है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो पश्चिम बंगाल के फरक्का को कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, जबकि यहाँ दिया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको नेपाल में जमुना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ नेपाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। ये दोनों गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक पर स्थित है और निम्नलिखित में से किस नदी का अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको बताना है। तो ये सब चीजें पूछी गई हैं, आप बताइए इसमें से कौन सा विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अंबाला नगर, ब्रह्मपुत्र नदी और दिहांग। अंबाला नगर, ब्रह्मपुत्र नदी और दिहांग। तो ये वाला नहीं होगा बल्कि आपका ये वाला होगा, ठीक है। अंबाला नगर, ब्रह्मपुत्र नदी और दिहांग। आगे चलते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है दिहांग। इसके बाद चलते हैं आगे 23वें नंबर के प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी 2 बड़ी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, यानी एस्चुरी बनाती हैं। तो आप बताइए कि ये किन नदियों के बारे में बात हो रही है। नीचे विकल्प दिया है क्वेश्चन नंबर 23 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि बेतवा, नर्मदा और तापी। ये ताप्ती नहीं है, तापी है, ठीक है। तो ये 23वां हो जाएगा, 23वें का ए वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 24वें नंबर के प्रश्न में कुछ और कहा जा रहा है। इसमें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो पहले वाले में कहा गया कि समस्त प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात हो रही है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात गोदावरी नदी बनाती है, जिसे कि शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है। इस प्रकार से ये पूरे स्टेटमेंट है। गलत क्या है ये आपको बताना है, जरा बताइए। देखिए इसका जो 24वां है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। इसमें सी का मतलब ये हुआ कि दूसरा और चौथा ये आपका इसमें से गलत है और जो सही नहीं है उसी को आपको बताना था। तो गलत क्यों हो गया, सी वाले को हमने चुना इसलिए गलत हुआ क्योंकि इसमें अगर आप देखिए तो गोदावरी जो है ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये पहला वाला इसीलिए सही था। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो बड़े आकार के विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात ये कावेरी नदी बनाती है और इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दे रखा है दूसरे वाले में कि ये जो जलप्रपात है ये गोदावरी के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा बनता है, कावेरी के द्वारा बनता है।
जबकि जो चौथा वाला है उसको देखिए, इसमें कहा गया है कि नर्मदा जो है ये बैतूल जिले से जो सतपुड़ा श्रृंखला है वहां से निकलती है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में जो सतपुड़ा श्रृंखला है वहां से होता है। ये नर्मदा का उद्गम नहीं है, नर्मदा का उद्गम आप जानते हैं कहाँ से होता है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से उसी के पास से निकलती है। तो इस प्रकार से इसका दूसरा चौथा गलत है, सी वाला होगा। आगे चलते हैं 25वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, दो स्टेटमेंट है, स्पिट और बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। लैगून के उदाहरण इस प्रकार है, चिल्का झील, लोकटक झील और बड़ा जल झील, ये सब है, मतलब बड़ा पानी इसको कहा जाता है। तो ये लोकटक है, बड़ा पानी है और चिल्का है, ये सब क्या है, लैगून है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। और एक गोखुर झील जो होती है ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर विसर्प नदी का निर्माण करती है। आप बताइए कि जो दोनों स्टेटमेंट है इसमें से सही कौन सा है। 25 और 25 में कोई भी सही नहीं है, ये दोनों ही गलत है, देखकर भी लग रहा है साफ साफ दोनों गलत है। इसमें आपका ये माफ कीजिएगा डी वाला हो जाएगा, अर्थात कोई नहीं, इसमें सही बताना था ना, तो कोई भी सही नहीं है। कैसे, देखिए स्पिट तथा बार यानी जो रोधिका होती है उसके बारे में कहा जा रहा है, ये तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है। और जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो चिल्का तो होगी, लेकिन उसके अलावा पुलिकट और कोलेरू होगी। यहाँ पे झीलों के नाम में लोकटक और बड़ा जाल यानी जो बड़ा पानी झील है उसको शामिल करके इसे गलत कर दिया है। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, गोखुर झील जो है ये विसर्प का निर्माण करती है। देखिए एक विसर्प नदी जो होती है वो बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है, नदी झील बनाती है, न कि झील के द्वारा नदी। ठीक है, तो यहाँ उल्टा दे दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, सही का आपको चुनाव करना है, तो देख लीजिए। 26 में पहला वाला, मानसूनी जलवायु एशिया के जो क्षेत्र है वहाँ पे मुख्य रूप से पश्चिम तथा दक्षिणी पश्चिमी मैदानों में पाई जाती है। किसी क्षेत्र की जलवायु के केवल 3 कारकों को यहाँ पे देखा जाता है, उसी के द्वारा ये कंट्रोल होती है। कौन कौन से कारक हैं, अक्षांश है, वायुदाब है, पवन तंत्र और महासागरीय धाराएं हैं। इसके अलावा जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, किंतु कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु के तट पे अधिक वर्षा या अधिकतर वर्षा जो है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है। ये कुछ दिया हुआ है, आप बताइए इसमें से आपका कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ये आपका 26 नंबर का क्वेश्चन था, पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि सिर्फ तीसरा इसमें सही है, लेकिन बाकी जो पहला दूसरा है वो गलत है। मानसूनी जलवायु के बारे में अगर आप देखिए तो यह एशिया में मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है और किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। 6 कारक कौन कौन से, तो अक्षांश तो होता ही है, उसके साथ साथ ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, वायुदाब होता है, पवन तंत्र होता है, समुद्र से दूरी होती है, महासागरीय धाराएं होती हैं, इसके अलावा उच्चावच होता है उस स्थान का। इन सब कारकों पर वर्षा निर्भर करती है या जलवायु निर्भर करती है, ये सब बातें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, कौन सा सही नहीं है। 3 इसमें स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के हिसाब से अलग अलग होती है और इसलिए तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः बढ़ता जाता है। इसमें आप दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखिएगा, कहा जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है और जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर बढ़ता है या जाता है तो वायुमंडल की सघनता बढ़ती जाती है और तापमान में कमी आ जाती है। ये कुछ दिया हुआ है, आप बताइए गलत क्या है। 27 और 27 का जो करेक्ट आंसर है इसमें से आपको जो सही ना हो वही बताना था, तो तीनों गलत है, इसलिए हम इसमें डी का चुनाव करते हैं, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कैसे, इसमें अगर आप देखें तो पृथ्वी की जो गोलाई है उसके कारण प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के हिसाब से अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। इसलिए तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः कम होता जाता है। मतलब आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तापमान की प्राप्ति होती है और तापांतर भी लगभग यहाँ पे नगण्य जैसा होता है, जबकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं जो सूर्य की किरणें होती हैं इनका झुकाव बढ़ता जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे तापमान की कमी रहती है। ये भी आपने देखा है और यही कारण है कि यहाँ पे बर्फ का पूरा जमाव रहता है। तो ये चीजें हैं। तो अक्षांशों में जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं विषुवत रेखा से, वैसे वैसे तापमान में कमी आती है और इसमें दे रखा है कि तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः बढ़ता है, तो पहला वाला गलत है। उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और आर्द्रता पर निर्भर करता है, ये दूसरा वाला। इसमें अगर आप देखिए तो जो क्षेत्र होता है उसमें वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और ऐसा कब होता है, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई की ओर जाता है और तापमान कम हो जाता है। इसलिए जो पहाड़ियां होती हैं वो गर्मी के मौसम में ठंडी हो जाती हैं, मतलब गर्मी के मौसम में भी ठंडी रहती है तुलनात्मक रूप से जो मैदानी इलाका होता है उसके। और किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, इस प्रकार से तापमान और वर्षा के वितरण को वो प्रभावित करता है, ये चीज़ है। तो यहाँ आर्द्रता दे रखा है इसलिए गलत हो जाता है, तो इसका तीनों ही गलत है, इसका डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे 28वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें कथन ए दिया है और कारण आर दिया है। कथन में ये कहा जा रहा है कि भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है जो कि उपोष्णकटिबंधीय है और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शेष भाग जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ये दिया है। आप बताइए कि इसमें से कथन और कारण का क्या हालचाल है, वो सही है अथवा नहीं और एक दूसरे की ठीक ठाक व्याख्या करते हैं या नहीं, ये विकल्प है और ये आपका प्रश्न है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी वाला, मतलब ए तो ठीक है लेकिन आर गलत है। ए में सही कहा गया है कि इसमें दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, लेकिन ये जो कारण यहाँ पे दे रखा है ये वाला आपका गलत हो जाता है।
इसमें बी होगा आपका, मतलब ए सही है और आर गलत है। आर गलत क्यों हो गया? आर इसलिए गलत हो गया, इसे ध्यान से देखिए। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में है और ये जो क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है आधे भाग का, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित जो शेष भाग है वो उपोष्णकटिबंधीय है और इसीलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ उल्टा दे रखा है, इसीलिए आर वाला गलत हो गया है और ए सही। 29 को देखिए, इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। कॉरियोलिस फोर्स के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। ये कुछ दिया हुआ है और आप इसे देख लीजिए और बताइए। 29 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी सिर्फ तीसरा इसमें सही। सही कौन सा है? सिर्फ तीसरा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। बाकी दोनों इसमें गलत है। भारत का उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित होना ये इसमें बड़ी भूमिका निभाता है और ये पवनें जो होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं, ये आप जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न आभासी बल होता है इसे कॉरियोलिस फोर्स कहा जाता है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। और इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और यही जो नियम है इसे आपने पढ़ा होगा, ये फेरल का नियम कहलाता है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो पवनें होती हैं ये उष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं और नमी को ग्रहण करती हैं, मतलब उष्णता होती है तो ये नमी को सोखेंगी, वाष्पीकरण होता है और वो नमी ग्रहण करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रकार से स्थिति है। तो इसमें दोनों ही चीजें ऊपर वाली गलत है, सिर्फ तीसरा सही। आगे चलते हैं, 30 को देखते हैं। यहाँ पर जेट स्ट्रीम के बारे में कहा जा रहा है कि जेट स्ट्रीम जो होती है वो लगभग 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित होती है और इसलिए इसे उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। जेट धारा एक सक्रिय पट्टी में स्थित आयन मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवा होती है और इनकी गति गर्मियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है। ये आपका दिया हुआ है, सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देख लीजिए पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और 30 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। सिर्फ दूसरा इसमें जो सही नहीं है वो आपका दूसरा है, जिसमें जेट धारा के बारे में कहा है कि आयन मंडल में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पश्चिमी हवा के रूप में स्थित होता है। सही क्या होगा? जो सही ना हो उसी की तलाश करनी थी। तो इसमें सही होगा कि जेट धारा एक सक्रिय पट्टी के रूप में स्थित क्षोभ मंडल में, यहाँ पे आयन मंडल दे रखा है तो आयन मंडल कहाँ से आ जाएगा? ये कॉमन सेंस वाली बात थी। ये क्षोभ मंडल में बहुत ज़्यादा ऊंचाई, और जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये 12,000 मीटर से भी ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई का मतलब है। इस प्रकार की ये पश्चिमी हवाएं होती हैं जिनका कि यहाँ पे अगर रफ्तार देखी जाए तो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मतलब गर्मी में कम और सर्दी में ज़्यादा होती है। और बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है जिसमें कि सबसे स्थिर जो होती है वो मध्य अक्षांशीय और उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा होती है। तो यहाँ पे डाटा जो आयन मंडल दे दिया है इस वजह से गलत हो गया है, गलत ही चुनना था तो बी वाला होगा। इसके बाद 31 को देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं। तो उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 24 अंश दक्षिणी अक्षांश में प्रवाहित होती है और सर्दी के महीने में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उससे आने वाले दक्षिण पूर्वी प्रवाह के कारण होता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ जून और जुलाई के महीनों में आते हैं और देश के तटीय भागों को प्रभावित करते हैं। ये कुछ 3 इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। ये विकल्प है और ये प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी तो सही नहीं है, आप देख लीजिए सब के सब जो है वो उल्टे पुल्टे हैं। तो पहले हम डी को चुन लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इनमें गलती क्या है। तो देखिए ये जो 31 नंबर का क्वेश्चन है इसमें अगर आप ध्यान से तीनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा ये गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग ये 14 अंश जो उत्तरी अक्षांश वाला क्षेत्र है वहां पे प्रवाहित होती है या इसका फ्लो होता है। और सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ होता है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली जो पश्चिमी प्रवाह है उनके कारण उत्पन्न होता है या वहां से चलता है और वो प्रायः भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र होता है उसको प्रभावित करता है। ये पश्चिमी विक्षोभ होता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं और यहाँ दे रखा है कि जून और जुलाई के महीनों में। जून और जुलाई में तो खुद ही मानसून सक्रिय रहता है, तो यहाँ पर ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं और ये तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो तीनों गलत है, इसमें डी वाला होगा। इसके बाद चलते हैं आगे 32 को देखते हैं। यहाँ भी आपको गलत की ही तलाश करनी थी, तो इसे देख लीजिए। भारत में मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 23 अंश उत्तर और 23 अंश दक्षिण के बीच में रहता है। मतलब इसे आप इस तरह से देख लीजिए, बीच में इक्वेटर है तो इधर नॉर्थ 23 डिग्री और इधर जो साउथ वाला है उधर 23 डिग्री, इस प्रकार से रहता है ये स्थिति है। और उसके बाद देखा जाए ये इक्वेटर के आर पार नहीं बल्कि भारत के विषय में कहा जा रहा है, तो भारत में उत्तर दक्षिण कर लेंगे। और उसके हिसाब से दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसमें उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। अभिसरण क्षेत्र है तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। आप बताइए गलत क्या है? 32 और 32 जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे पहला वाला ही गलत है, जो सही नहीं है वो पहला वाला है, यही दूसरा वाला सही है। कैसे गलत है? देखिए भारत में मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिण के बीच में रहता है। मतलब ये इसका पूरा डाटा होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? 23 अंश दे रखा है, इसलिए गलत हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं।
33 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं और ये एल नीनो के बारे में है। तो एल नीनो एक उष्ण समुद्री जलधारा है और यह पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू के तट से होकर बहती है और इस घटना को दक्षिणी डार्विन कहा जाता है। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर उष्ण जलधारा के विकास को दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अगर आप देखिए, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ना, ये इंग्लिश वाला वर्जन दिया था 32 तक सही चला है और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी वर्जन गायब करके ये 34 आ गया है। तो कोई बात नहीं, आप 33वें नंबर के प्रश्न को यहाँ देख रहे हैं, ये 34वां है। तो फिलहाल यहाँ पर कहा गया कि ये जो उष्ण जलधारा है इसके विकास को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है और एल नीनो की जो उपस्थिति है उसकी वजह से समुद्र की सतह के तापमान को यहाँ वृद्धि प्राप्त होती है, वो बढ़ जाता है और उस क्षेत्र की व्यापारिक पवनें शिथिल हो जाती है। ये सब दिया हुआ है। तो आप बताइए इसमें से सही क्या है। इधर वाला मत देखिए, ये 34वां है, ये अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 33 को देखते हैं। यहाँ पर विकल्प देख लीजिए पहले और ये प्रश्न देख लीजिए। देखिए 33वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि सिर्फ इसमें जो तीसरा है एल नीनो की उपस्थिति के कारण ये वाली जो स्थितियां हैं वो सही है। बाकी दोनों जो पहले और दूसरे स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है आइए देखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो सामान्यतः दक्षिण प्रशांत महासागर के जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग है वहां पर उच्च दाब होता है और तब हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। मतलब उच्च दाब और निम्न दाब की स्थिति को पहले समझना आवश्यक है। किंतु कुछ विशेष जो वर्ष होते हैं या कुछ विशेष साल होते हैं उनमें आप देखते हैं कि वायुदाब की स्थितियां अपोजिट हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। और दाब की अवस्था जो ये वाली होती है इसमें नियतकालिक परिवर्तन होता है और इसी को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। और एल नीनो जो है ये दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। एल नीनो एक उष्ण समुद्री जलधारा है जो कि पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू के तट से होकर बहती है और दाब की अवस्था का परिवर्तन जो है ये इसका संबंध किससे है, एल नीनो से है। और ये जो घटना होती है इसको एनसो कहा जाता है। एनसो यानी एल नीनो का दक्षिणी दोलन। ये कुछ कंडीशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, सिर्फ तीसरा इसमें सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए 33 का जो अंग्रेजी वर्जन है वो दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए। 33 का ये अंग्रेजी वर्जन है और यहाँ पे 34 का अंग्रेजी वर्जन है। तो पहले 34 का ऊपर वाला देखेंगे फिर नीचे वाला। ये जो अभी अभी हमने प्रश्न हल किया है उसमें तीसरा वाला आपका सही था और ये दोनों गलत है। ठीक है, ये आपने देखा। अब चलते हैं 34 की ओर। अब चलते हैं इधर दाहिनी तरफ देखिएगा। तो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि 34वें नंबर के प्रश्न में आपको सही का चुनाव करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द्वीपों में मानसून की वापसी दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं और जून के पहले सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी छोर से प्रवेश करने के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो अरब सागर शाखा है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है। इस प्रकार से कंडीशन है। तो आप जरा बताइए कि इसमें से सही क्या है। ये पूरा विकल्प है और ये स्टेटमेंट है। 34 को आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। केवल पहला वाला इसमें सही है, केवल पहला वाला सही है और बाकी दोनों जो है वो गलत है। मतलब अरब सागर शाखा के बारे में जो कहा है और जून के पहले सप्ताह में जो मानसून का यहाँ पे भारतीय वितरण है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। पहला सही है कि द्वीपों में मानसून की वापसी दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, तो 34 का अंग्रेजी वर्जन यहाँ देखते रहिए और इसकी व्याख्या देख लीजिए कि इसमें सिर्फ यही क्यों सही है। देखिए सामान्य स्थितियां होती हैं उसमें जून के पहले सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और उसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन 2 भाग होते हैं आप जानते हैं, एक तो अरब सागर वाली शाखा होती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। ये इसकी कंडीशन होती है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलती है। इनका मिलन कहाँ पे होता है, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम में होता है। और द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के पहले सप्ताह तक होती है और द्वीपों में मानसून की वापसी ये दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ये इसकी स्थिति है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इसका सिर्फ पहला ही सही था। 34 को आपने यहाँ पे अंग्रेजी में देखा। अब इसके बाद ये मुसीबत समाप्त होती है। यहाँ से दोनों भाषाओं में आपको दिखेगा 35। इसमें यह कहा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपका कौन सा गलत है ये बताना है। 4 में से कोई एक गलत है, मतलब 3 सही है। तो शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है और ये रबी की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। लू धूल भरी उष्ण शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी तीव्र पवनों के बहाव को और तीव्र गर्जना वाली जो स्थितियां होती हैं उनको देखा जाता है और तीव्र गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है। और इस घटना को बैसाख के महीने में होने के कारण काल बैसाखी के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद ये कहा गया कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में तमिलनाडु और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है और इसमें आम जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। आम की फसल इसमें अच्छी होती है। तो आप देखिए कि कौन सा गलत है। 35 ये पूरा प्रश्न आप देख लीजिए। देखिए ये जो 35वें नंबर का प्रश्न है इसका गलत आपका डी वाला है, जिसमें कहा गया है आम्र वर्षा के बारे में कि ये केरल और तमिलनाडु के अंदर होने वाली पूर्व मानसून यानी प्री मानसून वर्षा है। बताइए इसमें से सही क्या होगा। ये तीनों तो सही है, मतलब ए बी और सी, लेकिन ये जो डी वाला है ये गलत क्यों है ये आपको बताना है। गलत की ही तलाश करनी थी।
ग्रीष्म ऋतु के अंत में तमिलनाडु और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है और इसमें आम जल्दी पक जाते हैं, जिसे कि आम्र वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए, अब आप इसमें ध्यान से देखें तो कुछ भी गलत नहीं है। ये पूरा प्रश्न जो है इसमें मिसप्रिंट है और कुछ भी इसमें गलत नहीं है, सभी जो है वो सही है। ये शीतकाल में जो वर्षा होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, महावट के नाम से जानी जाती है, लेकिन रबी की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है। लू जो होती है ये धूल भरी और उष्ण पवनें होती हैं, शुष्कता इनके अंदर होती है, ये इनकी दिशा बताई गई है वो भी ठीक है। काल वैशाखी और आम्र वर्षा के बारे में जो कहा है वो भी सही है। तो ए बी सी डी इसमें कुछ भी जो है वो गलत नहीं है। आगे चलते हैं, डी वाला भी गलत नहीं है, वो सही है। 36 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, इसे अक्टूबर की उमस के नाम से जाना जाता है। और नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और इस स्थानांतरण के कारण एक निम्न दाब वाले क्षेत्र का निर्माण होता है अरब सागर के ऊपर, जो कि बाद में एक विशाल चक्रवात का कारण बनता है, ऐसे दिया हुआ है। और तीसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टाई क्षेत्रों में अक्सर आते हैं। ये 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। अब आप बताइए कि इसमें से सही क्या है, पहले इन्हें देख लीजिए और ये विकल्प है 36। और 36 का जो करेक्ट आंसर है इसे आप ध्यान से देखिए, बी वाला हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा। पहला और तीसरा इसमें क्या है, सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो इसके हिसाब से गलत है। तो आइए देखते हैं इसमें गलती क्या हो सकती है। पहला सही है और तीसरा, लेकिन नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर जो निम्न दाब वाली अवस्था है उसके बारे में जो कहा है, देखिए इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था ये बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित होती है और इस स्थानांतरण के कारण चक्रवाती निम्न दबाव का यहाँ पे संबंध होता है और ये अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर स्थितियां गलत दे रखी है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है और पहला तीसरा सही है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 37 को देखिए, यहाँ पर वनस्पति खंड और औसत वार्षिक वर्षा दी हुई है, तो उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन दिया है और औसत वार्षिक तापमान दिया हुआ है। इसमें आपको बताना यह है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, कोई एक इसमें से गलत है। तापमान देख लीजिए और वनस्पति खंड देख लीजिए। देखिए 37 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी केवल चौथा। चौथे वाले में ये कहा है कि अल्पाइन, यहाँ आप देखिए चौथे वाले में कहा है अल्पाइन और 17 डिग्री सेल्सियस से कम, ये वाली जो स्थितियां हैं वो दी हुई हैं। तो इसकी करेक्ट इसमें स्थिति क्या होगी, यहाँ पे अल्पाइन का 7 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 17 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 7 होगा और वही चीज गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 को देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में पर्णपाती वन तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं और वर्षण स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा द्वारा नियंत्रित होता है। वन पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से विचार करके बताइएगा। 38, देखिए 38 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, सिर्फ तीसरा इसमें सही कौन सा है, सिर्फ तीसरा वाला। वन जो है वो पवन तथा तापमान को कंट्रोल करते हैं और वर्षा लाने में सहयोगी होते हैं, तीसरा वाला सही है। ये दोनों गलत है, वैसे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसे, तो 38 में अगर ध्यान से देखें तो मरुस्थल जो होते हैं ये बलुई मृदा वाले होते हैं, यहाँ बालू होता है, शुष्कता होती है, तो यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ और मांसल तने वाले छोटे छोटे आकार के पौधे उगते हैं जो कि कांटे युक्त होते हैं। और नदी वाले जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं ये बड़े ही उर्वर होते हैं, यहाँ पे पर्णपाती वन उगते हैं। और पर्वतों की ढलान पे जहाँ मृदा की परत गहरी और गहरे प्रकार की होती है वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ये वनों की उपस्थिति होती है। और वन जो होते हैं वो स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को कंट्रोल करते हैं। ये सब कंडीशन है, तो इसमें पहला दूसरा गलत है, सिर्फ तीसरा वाला इसका सही है। इसके बाद चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा इसमें से सही नहीं है। अब यहाँ पर कोई एक जो है वो गलत है और उसी गलत की तलाश आपको करनी है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैले होते हैं जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में फैले होते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और कटीले वन तथा झाड़ियां उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का मापन दिया हुआ है या मेजरमेंट किया हुआ है, कौन सा आपका गलत है ये बताना है आपको। देख लीजिए 39 और 39 का जो पहला वाला है वही गलत है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन व्यापक क्षेत्रों में पाए जाते हैं या वहां फैले होते हैं जहां पे 400 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, जबकि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा ही इनके लिए पर्याप्त होती है, वहीं पर ये विस्तृत होते हैं। 400 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसका ए वाला होगा जो कि गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद 40 को देखिए, यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण दिए हैं, अकासिया है, खजूर है और यूफोर्बिया है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के जो उदाहरण है उसमें आबनूस है, महोगनी है और सिंकोना है। कटीले वन तथा झाड़ियों के उदाहरण में अगर आप देखिए तो बांस, साल और चंदन है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो 40वां जो आप देख रहे हैं इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, कोई भी जो है वो सही नहीं है, सब के सब यहाँ पर गलत है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पे वर्षा की तादाद ज़्यादा होगी। अभी आपने पीछे देखा, इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं वो व्यापारिक महत्व वाले होते हैं, जैसे कि आप देखिए आबनूस है, महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिंकोना है, ये सब। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है यहाँ की प्रमुख प्रजातियों में अगर आप देखिए तो सागौन आता है। इसके अलावा बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, इस प्रकार के जो वृक्ष है ये व्यापारिक महत्व रखते हैं। तो ये सब चीज़ें,
तो यहाँ पर डी वाला होगा, इसमें से कोई भी सही नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं 41 को देखते हैं। 41वें में कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सर्पगंधा, ये सब आयुर्वेदिक इस्तेमाल में आई जाने वाली औषधियां हैं, इनका सही इस्तेमाल इसमें से कौन सा है? तो 41 का जो ए वाला है उसमें कहा जा रहा है सर्पगंधा। इसके पत्ते आंख की फुंसी के निवारण के लिए लाभदायक होते हैं, मतलब आंख के ऊपर अगर कोई फोड़ा या घाव हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुन जो है इसके ताजे पत्तों से निकाला हुआ जो रस होता है, अर्क मतलब रस इसका, वो कान के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कान में डालने से दर्द में राहत मिलती है। बबूल जो है इसका प्रयोग फोड़ा और दमा यानी जो क्षय रोग होता है उसके निवारण के लिए किया जाता है। और कचनार जो होता है इसका उपयोग रक्तचाप के निदान के लिए किया जाता है। तो आप बताइए सही क्या है? 41। और 41 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अर्जुन हो जाएगा। मतलब इसमें से अर्जुन का जो पत्ता होता है उसको अगर पीस कर रस निकाला जाए तो कान के दर्द में उसका उपचार किया जाता है या डाला जाता है। हालांकि और भी इसके औषधि इस्तेमाल होते हैं, वही एकमात्र सही है और बाकी जितने हैं वो गलत हैं। सर्पगंधा का उपयोग जो होता है वो रक्तचाप के यानी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या जो असंतुलित रक्तचाप होता है उसके निदान के लिए किया जाता है और सर्पगंधा सिर्फ भारत में पाया जाता है, ये भी बात। अर्जुन वाला आपने देखा ही। और बबूल का जो पत्ता होता है या बबूल के जो उत्पाद होते हैं उनको आंख की फुंसी के लिए लगाया जाता है और इससे गोंद प्राप्त होता है और इसका जो बबूल का गोंद होता है ये शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा अगर देखें आप कचनार को, तो कचनार जो है ये फोड़ा और दमा जैसे जो रोग होते हैं उसमें निवारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो जड़ और कलियां होती हैं वो पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करती हैं। ये सब इसके इस्तेमाल है, तो अर्जुन वाला इसका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 42 को देखते हैं। तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का 19% थी और 2011 की जनगणना के हिसाब से लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या संख्यात्मक रूप से 64,429 थी। कौन सा गलत है ये आपको बताना है? 42। और इसका जो बी वाला होगा वो आपका गलत होगा, यानी केवल दूसरा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल 19% हिस्सा धारण करती थी या वहां पे इतना प्रतिशत आता था, ये वाला इसमें सही नहीं है। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, उस समय का जो सेंसस था आज से 10 साल पहले का, तो उस समय 16% हिस्सा यहाँ पे वैरी करती थी। तो 19 नहीं होगा बल्कि 16 हो जाएगा। 43 को आपने देखा। 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 4 राज्यों में निवास करती है और ये राज्य कौन से हैं? ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.5% है, ऐसे दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा सही है? 43। देखिए इसका कोई भी सही नहीं है, जितने आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। सही इसमें से क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है और इसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 5.5%, कुल जनसंख्या का 5.5% है। यहाँ आबादी की बात हो रही है और भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में निवास करती है। राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर पहली चीज 4 दिया है इसलिए गलत हो गया। राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है। राज्यों के नाम यहाँ पे जो दिया है वो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र का भी नंबर आता है। फिलहाल ये 5 राज्य हैं। आगे चलते हैं, इसका कोई भी सही नहीं। 44 को देखते हैं कौन सा सही नहीं है। इसमें आपके ABCD करके 4 विकल्प दिए हुए हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जो भारत की जनसंख्या थी उसमें जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और 2011 में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था और 2011 में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व केवल 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस प्रकार से दिया हुआ है। आप बताइए इसमें से गलत क्या है? 44वां। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें आपका गलत कौन सा है? 2011 में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व केवल 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ये वाला आपका सही नहीं है। अगर इसमें आप देखिए तो 2011 में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और यहाँ पर 37 दे रखा है, इसलिए ये गलत है। इसके बाद चलते हैं आगे 45वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, मतलब यहाँ पे 3 कारक। पहली चीज तो यहाँ तक आप देखिए, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास मतलब माइग्रेशन। और उसके बाद ये कहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर ही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभिकर्षण कारक प्रभावी होते हैं और नगर का अपकर्षण प्रभाव जो है ये रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। 45 को आप पूरा देख लीजिए, ये विकल्प है और ये पूरा प्रश्न है। बताइए इसमें सही क्या है? तो इसका केवल ए हो जाएगा, यानी पहला वाला, सिर्फ पहला ही सही है, बाकी दोनों मतलब जो दूसरा और तीसरा है वो गलत है। भारत में जो प्रवास होता है यानी माइग्रेशन होता है वो अधिकतर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। बात ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं और ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं यहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं पाई जाती हैं और नगर का जो अभिकर्षण प्रभाव होता है, नगर का जो अभिकर्षण प्रभाव होता है वो रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है और यहाँ पर अपकर्षण दे रखा है, इसलिए इसमें जो ये तीसरा वाला है ये गलत है। इसके बाद चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। 46 इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है वो बताइए। तो 2 स्टेटमेंट है। 2011 की जनगणना के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 11 वर्ष या उससे ज्यादा है
और वह किसी भाषा को पढ़ लिख या समझ सकता है, तीनों चीजें हैं, तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। आयु की सीमा देखिएगा। और उसके बाद 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की कुल साक्षरता दर 73% थी। पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 84.3 है और महिलाओं की जो लिटरेसी है वो 62.4 है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। दोनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और ये विकल्प, ठीक है। तो 46 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। ये दोनों ही तो गलत हैं, इसमें क्या सही दिखाई दे रहा है। अगर आप जो डाटा सेंसस वाला है उसे जानते होंगे तो इसमें गलतियां देख लेंगे। 46 का अगर आप करेक्ट आंसर देखना चाहें तो 2011 का सेंसस जो था उसके हिसाब से 7 वर्ष की जो आयु है या उससे ज़्यादा, इस आयु वर्ग का जो बच्चा है या व्यक्ति है वो किसी भाषा को अगर समझ सकता है, लिख या पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। और अगर साक्षरता दर की बात करें तो 73% टोटल साक्षरता थी, उसमें पुरुष साक्षरता 80.9 है, यहाँ पर 84 दे रखा है, और महिलाओं की साक्षरता 64.6 थी। इस प्रकार से है, तो दोनों गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उच्चावच किसे कहा जाता है, स्थल मंडलीय प्लेटें यानी लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, और फॉल्ट किसको कहते हैं, ये परिभाषाएं दी, कौन सी सही है आपको बतानी है। तो उच्चावच वो होते हैं जहाँ पे धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाई जाने वाली ऊंचाइयों का अंतर होता है, तो ऊंचाइयों के अंतर को यहाँ पे उच्चावच कहा जाता है। इसके बाद स्थल मंडलीय प्लेटें यानी आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती, ये है। और भ्रंश का मतलब होता है दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अधस्थल के बड़े बड़े भाग। ये दिया हुआ है, तीनों स्टेटमेंट आप अच्छे से देखिए। और 47 का जरा बताइए सही क्या है। देखिए तो 47 जो है इसका केवल पहला वाला ही सही है। उच्चावच की जो परिभाषा है वो तो सही है, लेकिन जो बाकी इसमें दिए हुए हैं वो गलत है, स्थल मंडलीय प्लेट और भ्रंश। अब इन्हें क्या कहा जाता है, तो उच्चावच वाला ठीक था, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। भ्रंश किसको कहते हैं, आंतरिक जब हलचलें होती हैं तो भूपृष्ठ पर दरारें पड़ जाती हैं और उनके सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं और बीच में जगह बन जाती है, तो इसको कहा जाता है भ्रंश। ये चीज़ है। और उसके अलावा स्थल मंडलीय प्लेटों की अगर बात की जाए तो दुर्बलता मंडल जो होता है उसके ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूखंड या जो महासागरीय अधस्थल के बड़े बड़े भाग होते हैं उनको स्थल मंडलीय प्लेटें कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे, तो दोनों गलत है इसमें। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 48वें को देखिए। 48वें में कहा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र जो है ये समुद्र की ओर 12 समुद्री माइल तक फैला हुआ है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 8°45', ये इसका अक्षांशीय मान दिया हुआ है, दक्षिणी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान रहती है। कौन सा इसमें से गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें तीसरा वाला तो गलत हो नहीं सकता, वो तो सही है। ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाएं जो इस प्रकार से खड़ी खड़ी खींची जाती हैं, ये जितनी ध्रुवों की ओर हम बढ़ेंगे उतनी नजदीक आएंगी और ध्रुवों पर जाकर ये आपस में मिल जाती हैं, आप जानते हैं। तो ये वाला परफेक्ट है, लेकिन इन दोनों पर जरा विचार करिएगा। तो इसका मतलब है कि या तो इसमें सी और डी जो है ये नहीं हो सकता, ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। बचता है ए और बी, उसमें से कौन सा होगा, तो इसका बी हो जाएगा। केवल दूसरा वाला जो है वो गलत है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 8°45' दक्षिण अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। ये जो 8°45' दक्षिण अक्षांश दे रखा है ये असल में क्या होगा, ये बंगाल की खाड़ी में 6°45' उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। यहाँ पर जब उत्तरी गोलार्ध है तो दक्षिणी अक्षांश कहाँ से आ जाएगा, तो ये पहली चीज है। और इसके साथ साथ कोणीय मान गलत दिया है, तो ये वाला गलत है, यहाँ पर बी वाला होगा। इसके बाद 49 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि 23 डिग्री का अंतर हमारे देश के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। और ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो भारतीय मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। और एक मानक मील जो होता है वो 1.584 किलोमीटर और एक समुद्री मील 1.824 किलोमीटर होता है, ऐसे दे रखा है। तो आप बताइए सही क्या है इसमें से। 49 आप देख रहे हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। तीसरे का मतलब ये है इसका सी वाला। इसमें आपको सही का चुनाव करना था, तो यही वाला सिर्फ सही है। पहला और दूसरा दोनों गलत है। कैसे गलत है, इसमें अगर आप देखें तो 30 डिग्री का अंतर हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों में लगभग 2 घंटे का समय अंतराल पैदा करता है। मतलब सबसे पूर्वी का मतलब है अरुणाचल और सबसे पश्चिम का मतलब है द्वारका, ये जो बीच का हिस्सा है अर्थात गुजरात और अरुणाचल। तो पूर्व और पश्चिम के बीच में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का होता है, ये कुछ बात है। और उसके बाद अगर देखा जाए भारतीय मानक समय के बारे में तो वो ग्रीनविच माध्य समय यानी जो GMT है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी +5:30। इस प्रकार से है, तीसरा वाला इसमें सही है। 50वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत देश आते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7517 किलोमीटर तक फैली हुई है। गलत क्या है आपको बताना है, पूरा देख लीजिए। तो 50वें नंबर के जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। इसमें ए होगा आपका उत्तर, ये वाला। कैसे, जो सही ना हो वही बताना था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। यहाँ पर जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं तो उसके अंदर इतने सारे देश आते हैं। यहाँ पर कौन कौन से देश होंगे, पाकिस्तान होगा, नेपाल होगा, भूटान होगा, बांग्लादेश होगा और भारत होगा।
इसमें पहला वाला ही गलत है। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। 51 को देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारत एशिया महाद्वीप के उत्तर मध्य में स्थित है। श्रीलंका और भूटान हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं और ये भारत के पड़ोसी भी हैं। श्रीलंका भारत से मिनिकॉय द्वीप और पाक जल संधि के द्वारा पृथक होता है। ये कुछ 3 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं और ये पूरा प्रश्न है। बताइए इसमें कौन सा सही है। तो 51 जो आप देख रहे हैं इसका डी हो जाएगा। कुछ भी इसमें सही नहीं है, सब के सब जो फैक्ट दिए हैं सब में गड़बड़ियां हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है, ये इसकी लोकेशन है। और उसके बाद श्रीलंका और मालदीव जो है ये हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी हैं। और श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ये कुछ स्थितियां हैं, तो इसका डी हो जाएगा। इसके बाद 52 को देखिए, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो मालदा जो है यानी असम में मालदा भ्रंश, ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और मेघालय और करबी एगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ये कुछ स्थितियां हैं। इसके बाद नर्मदा, तापी और महानदियां ये रिफ्ट घाटियां बनाती हैं और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत प्रायद्वीपीय खंड के उदाहरण हैं। मतलब इस प्रकार से ये बताया हुआ है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय खंड की नदी घाटियां या नदियों की घाटियां उथली होती हैं और इनकी प्रवणता ज्यादा होती है। तो आप बताइए गलत क्या है। 52 और 52 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। पहला और तीसरा ये इसमें गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। सही क्या है देखिए, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश जो है ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और करबी एगलांग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। ये कहाँ पर स्थित है, असम में नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में है। और प्रायद्वीपीय खंड की जो नदियां होती हैं उनकी घाटियां उथली होती हैं और उनकी प्रवणता कम होती है। जब घाटी उथली होगी तो प्रवणता ज्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी। चलते हैं आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 53 में ये कहा जा रहा है कि 2 स्टेटमेंट है, सही क्या है इसमें से बताइए। तो पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां अरब सागर में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं और वेलिकोंडा और पालकोंडा श्रेणियां वर्तमान समय में बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की अंतरक्रियाओं से प्रभावित होती हैं और इसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है, वलन, भ्रंश और छेप का निर्माण होता है। ये कुछ चीजें मतलब फाल्ट बनते हैं, इसके अलावा फोल्ड्स बनते हैं और थ्रस्ट बनते हैं इन प्लेन्स में। तो बताइए कौन सा आपका सही है। 53 का डी हो जाएगा। कुछ भी सही नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ पर गलत है, मतलब डी वाला सही है। इसका सही क्या है इसमें देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां जो होती हैं पूर्व दिशा में बहेंगी तो वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी और वो डेल्टा बनाएंगी। महानदी गोदावरी और कृष्णा इस प्रकार के डेल्टा बनाती हैं, ये आप देखिए। और हिमालय तथा अन्य जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं उसमें बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की जो अंतरक्रिया है उसका प्रभाव दिखाई देता है और इसका नतीजा ये दिखाई देता है कि इसमें वलन, भ्रंश और छेप बनते हैं। और यहाँ पर वेलिकोंडा, पालकोंडा ये सब दे दिया है, यानी साउथ वाला दे दिया है, तो ये गलत हो गया है, दोनों गलत है। 54 को देखिए, 54 में कहा जा रहा है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर है। किसी स्थान की भू आकृति का निर्माण उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम होता है। गार्ज, भी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं के उदाहरण हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आप देखकर बताइए सही क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये सभी सही है, इसमें उपर्युक्त सभी, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। जो तेज बहाव वाली नदियां हैं उनसे अपरित हिमालय और अन्य जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं वो अभी भी युवावस्था में है। और गार्ज, वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं, जलप्रपात इत्यादि इसी का प्रमाण है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 को देखिए। बृहद हिमालय पार, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां, यहाँ क्वामा लगा हुआ है, ठीक है। तो बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखलाएं, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियां, इनसे संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। प्रश्न में नीचे विकल्प दिए। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली हुई हैं। दक्षिण पूर्व दिशा से ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियां जो होती हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हैं और अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में फैली हुई है। ये कुछ 3 स्टेटमेंट है, आप देखकर बताइए इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है। 55 और 55 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा, यानी केवल पहला, ये वाला सही नहीं है और बाकी सब जो है वो सही है, ठीक है। हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें कि बृहद हिमालय, पार हिमालय श्रृंखला, इसके अलावा मध्य हिमालय, शिवालिक, ये सब दिखाई देती हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं और अरुणाचल में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। ये कुछ इसकी कंडीशन है, तो यहाँ पहला वाला गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 को देखिए, यहाँ 2 स्टेटमेंट है। बृहद हिमालय और जास्कर श्रेणी के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी और डल झील स्थित है। शिवालिक, जिसे कि केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है, ये उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई जो है वो 160 से 400 किलोमीटर है। तो आप सही विकल्प का चयन कीजिएगा। 56 और 56 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, डी वाला होगा। बृहद हिमालय और पीर पंजाल, इन श्रेणियों के बीच में विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। और बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे कि केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है या अक्षीय श्रेणी कहा जाता है, ये पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई अगर नापी जाए तो 2500 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। ये कुछ इसमें कंडीशन है। और यहाँ पर शिवालिक जो दे रखा है इसकी वजह से ये गलत हो जाता है, तो इसमें से कोई नहीं। 56 वाला आपका डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं।
57 और 57वें नंबर के प्रश्न में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टेरो और सियाचिन कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नेपाल हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है और जाफरान की खेती यहाँ पर की जाती है। यह केसर की एक स्थानीय किस्म है। अलवणीय झीलें जैसे कि डल बुलर और लवणीय झीलें जैसे कि पैगांग और सोमुरिरी ये जो है ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ये आपके स्टेटमेंट है और ये विकल्प है। बताइए इसमें सही क्या है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि केवल तीसरा जो है इसमें वही सही है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण जो हिमानी है या हिमानी नदियां हैं वो बाल्टेरो और सियाचिन कश्मीर में, कश्मीरी हिमालय वाला जो क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे आप देखें तो बाल्टेरो और सियाचिन ये कश्मीर हिमालय में स्थित है। ऐसा अगर देखा जाए तो सिर्फ पहला वाला इसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कुमाऊं हिमालय, तो इसलिए गलत हो जाता है। और कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ जाफरान की खेती की जाती है। यहाँ दे रखा है नेपाल हिमालय, तो ये दोनों गलत है। सिर्फ तीसरा वाला इसमें सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। अगले प्रश्न में 58 में कहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो बृहत हिमालय जोजिला, काराकोरम बनिहाल, जास्कर श्रेणी फोटुला और लद्दाख श्रेणी खरडुंगला, इसमें से कौन सा आपका गलत है ये बताना है। 58 और 58 का जो करेक्ट आंसर है इसे ध्यान से देख लीजिएगा। 58 जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यह है कि काराकोरम श्रेणी जो बनिहाल दर्रा दिया हुआ है ये वाला आपका सही नहीं है। बृहत हिमालय में जोजिला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा, जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख में खारडुंगरा जैसे जो दर्रे हैं ये महत्वपूर्ण दर्रे कश्मीर हिमालय में स्थित है। ये कुछ चीजें हमने देखी। इसके बाद चलते हैं आगे। 58 का बी हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है और पूछा जा रहा है कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है और कश्मीर घाटी में झेलम नदी विशिष्ट आकृति विसर्पों का निर्माण करती है। कश्मीर हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें कि दून कहा जाता है और इन्हें जम्मू दून और पठानकोट दून के तौर पे देखा जाता है, मतलब वो वहां पर प्रमुख हैं। तो बताइए इसमें सही क्या है। 59 आप पूरा देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। सिर्फ पहला वाला इसमें सही है और दूसरा वाला क्या है, गलत है। सही क्या होगा, देखिए जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ये झेलम के किनारे स्थित है और कश्मीर घाटी में झेलम नदी युवावस्था में बहती है और प्रौढ़ावस्था जो है स्थल रूप में इसकी आती है और वहां पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है, आकृति विसर्पों का निर्माण होता है। ये बात ठीक है। और कश्मीर घाटी या कश्मीर हिमालय जो है उसमें सबसे दक्षिण भाग में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें कि दून कहा जाता है और इन्हें जम्मू दून और पठानकोट दून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो भाग है वो कौन सा है, दक्षिणी भाग है। इसके बाद आगे चलते हैं। 60वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो हिमालय और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय से संबंधित कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी का मतलब है कि ये गंडक की सहायिका है, इसके बीच में स्थित है और इस प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां रावी, ब्यास, सतलुज गंगा की सहायिकाएं हैं और यमुना और घाघरा ये सिंधु की सहायिकाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और यह भारत की 2 प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित होता है। तो आप बताइए कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिख रहे हैं इसमें से सही कौन सा है। ये विकल्प है और ये प्रश्न है, बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल तीसरा ही सही है और बाकी जो है वो सब दोनों गलत है। सही क्या है, हिमालय का यह हिस्सा जो है ये पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली जो कि घाघरा की सहायक है उसके बीच में स्थित है और यह भारत की 2 प्रमुख नदी तंत्र जिसमें कि सिंधु और गंगा वाला नदी तंत्र है उससे अपवाहित होता है। और ये जो पूरा प्रदेश है इसके अंदर बहने वाली नदियों में रावी, ब्यास, सतलुज जो कि सिंधु की सहायिका है और यमुना और घाघरा जो कि गंगा की सहायिकाएं हैं, इस प्रकार की नदियां दिखाई देती हैं। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाले गलत हैं, सिर्फ तीसरा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। बृहत हिमालय श्रृंखला को जो हिमाचल क्षेत्र है, मतलब हिमालयी क्षेत्र का जो हिमाचल वाला इलाका है वहां पे धौलाधर और उत्तराखंड में नागतोभा कहा जाता है या नाग टिब्बा कहा जाता है। और उसके बाद कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत जैसे जो हिल स्टेशन है ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है। इस प्रकार से दिया है। पूरा 61 आपको दिखाई दे रहा है। बताइए इसमें से सही कौन सा है। सही विकल्प की तलाश करनी है और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप जानते हैं दोनों गलत है, दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, इसलिए हम डी का चयन करते हैं। इसका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और लघु हिमालय जिन्हें कि हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई शिवालिक श्रेणियां हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। इस प्रकार की स्थितियां हैं। और इसके बाद जो कसौली वगैरह दिया हुआ है तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण हिल स्टेशनों के नामों में धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है और यहाँ दिया है अरुणाचल में स्थित है, तो इसलिए दोनों गलत है। इसके बाद 62 को देखिए। यहाँ पर कौन सा गलत है यही बताना है। तो नालागढ़ दून, हरिके दून, देहरादून, कोटा दून, ये देहरादून की सबसे बड़ी घाटियां हैं। मतलब इसमें जो दून दिए हुए हैं इनमें से देहरादून सबसे बड़ी घाटी है, ये बताया गया है। और उसके बाद बृहत हिमालय की घाटियों में टोडा प्रजाति के लोग रहते हैं जो कि खाना बदोश होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल जो कि ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान होते हैं वहां पर ये चले जाते हैं। फूलों की घाटी ये बहुप्रसिद्ध है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। इस प्रकार से दिया है तो आपको गलत की तलाश करनी है। बताइए गलत कौन सा है इसमें से। इसमें अगर आप देखें तो जो दूसरा वाला है वो गलत है। बृहत हिमालय की घाटियों में टोडा प्रजाति के लोग रहते हैं और ये ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले घास के मैदानों में चले जाते हैं, यही वाला आपका क्या है, सही नहीं है।
देखिए नालागढ़, दून, हरिके दून और देहरादून तथा कोटा दून, इनमें देहरादून जो है वो सबसे बड़ी घाटी है और देहरादून लंबाई के आधार पे अगर देखा जाए तो 35 से 45 किलोमीटर और चौड़ाई के आधार पे देखें तो 22 से 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं जो कि खाना बदोश होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल जो कि ऊंचाई पर घास के मैदान होते हैं वहां पे ये चले जाते हैं, और सर्दी जब आती है यानी शरद ऋतु आती है तो उस समय ये ऊंचाई से नीचे उतर आते हैं। ये इनकी स्थितियां होती। तो दूसरा गलत था। इसके बाद चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 63 को देखिए। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय से संबंधित कुछ विकल्प दिए हैं, सही का चुनाव आपको करना है। तो इसके पश्चिम में भूटान हिमालय और पूर्व में नेपाल हिमालय अवस्थित है। इन पर्वतों के दक्षिणी भाग में विशेष रूप से दार्जिलिंग हिमालय में लेप्चा जनजाति पाई जाती है, और इस क्षेत्र में दुआर नाम की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं जिसका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। ये कुछ दिया है। तो 63 का जरा पूरा प्रश्न देखिए और बताइए कि इसमें से आपका सही कौन सा है। तो 63वां जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी केवल तीसरा। दुआर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और इसका उपयोग चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। यही एकमात्र सही है। देखिए इसमें अगर पूरा स्टेटमेंट देखा जाए तो इसके पश्चिम में ये जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है इसके बारे में कहा जा रहा है। इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है, और इन पर्वतों के ऊंचे शिखर जो होते हैं वहां पे लेप्चा जनजाति, और दक्षिणी भाग विशेष रूप से जो दार्जिलिंग हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पे मिश्रित आबादी पाई जाती है। अब मिश्रित का मतलब यह है कि उसमें नेपाली, बंगाली, कुछ मध्य भारतीय जो जनजातियां हैं वो भी शामिल होती हैं। इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। अब चलते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर 64वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। अरुणाचल हिमालय के बारे में इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियों में कांगटू और नामचा बरवा है। नामचा बरवा को पार करने के बाद कामेंग नदी एक गहरी गार्ज का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। इस क्षेत्र के पूर्व से पश्चिम में बसी हुई कुछ जनजातियां जो है वो आपको दिखाई दे रही है। मोनपा है, अबोर है और मिश्मी है। ये सभी जनजातियां झूम खेती करती हैं और इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश या बर्न कृषि कहा जाता है। ये कुछ दिया हुआ है, तो आप बताइए क्या गलत है इसके बारे में। ये पूरा स्टेटमेंट है, पूरा देख रहे हैं आप। 64 का हो जाएगा सी। दोनों गलत हैं इसमें। दोनों को चुनने का मतलब क्या है? यहाँ पे गलत पूछा है तो दोनों ही यहाँ पे गलत है। कैसे? इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियों में कांगटू और नामचा बरवा है, और यहाँ पे जो नामचा बरवा और कांगटू का नाम दिया है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का देखिए, नामचा बरवा को पार करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एक गहरी गार्ज को बनाती है, और यहाँ दिया है कि कामेंग नदी बनाती है, तो ये नदी का नाम गलत दिया है। और दूसरे वाले में अगर आप देखें तो कामेंग जो है ये सुबनसरी, दिहंग, दिबांग और लोहित, ये सब यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। नदियों में आप देख लीजिए। और इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी हुई कुछ जनजातियां जैसे कि मोनपा है, अबोर है, मिश्मी है, निशी है, नागा है, इनमें से ज्यादातर जनजातियां झूम खेती करती हैं और इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश या बर्न खेती कहा जाता है। यहाँ पे मोनपा, अबोर और मिश्मी दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपने देखा ये पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। पूर्वी पहाड़ियां और पर्वतों से संबंधित कौन सा विकल्प आपका सही है ये बताना है। तो उत्तर में ये पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, और दक्षिण में मिजो या लुसाई की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। मणिपुर जिसे कि मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, ये मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। बराक, मणिपुर और नागालैंड राज्यों से प्रवाहित होने वाली एक मुख्य नदी है। तो 65 का इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा देख लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि सिर्फ पहला वही एकमात्र सही है और बाकी दोनों क्या है, यहाँ पे गलत है। पूर्वी पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं, जैसे कि उत्तर में पटकाई बूम है, नागा पहाड़ियां हैं, मणिपुर पहाड़ियां हैं, दक्षिण में मिजो और लुसाई के नाम से जानी जाती हैं। ये इनकी स्थितियां हैं। और मिजोरम की जो स्थितियां होती हैं या मिजोरम वाला जो क्षेत्र है उसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, और यहाँ पे मृदुल और असंगठित चट्टाने हैं। जबकि बराक जो है वो मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी, यहाँ पे दिया है कि मणिपुर और नागालैंड। तो इसका सही कौन सा है? सिर्फ पहला वाला। 66वें को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो नागालैंड में बहने वाली ज्यादातर नदियां ब्रह्मपुत्र की सहयोगी हैं। बराक और मेघना, यहाँ पे कहा गया है कि बराक नदी मेघना की सहायिका है, और चिंदविन नदी म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायिका है। इस प्रकार से दिया है। गलत की तलाश करनी है आपको, बताइए। तो कुछ भी इसमें से गलत नहीं है। मिजोरम और मणिपुर की दो नदियां बराक की सहायिका हैं, जैसे कि मेघना उसमें से आपको एक दिखाई देती है जो मेघना की एक सहायिका नदी है, अर्थात बराक नदी जो है वो क्या है, मेघना की सहायिका है। और मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदविन नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि म्यांमार में बहने वाली इरावदी की सहायिका है। तो दोनों ही इसमें सही हैं, और यहाँ पर पूछा था कि सही कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। 67वें को देखिए। उत्तरी भारत के मैदान में संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में इस मैदान के दो भागों में हिस्से बांटे जा सकते हैं। एक तो भाबर है और दूसरा जलोढ़ है। तराई क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट हो जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं, और परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र एक दलदली क्षेत्र में बदल जाता है, जिसे कि भाबर कहा जाता है। और तराई के दक्षिण में वह क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर पुराने नए दोनों प्रकार के जलोढ़ के भंडार पाए जाते हैं, जिन्हें कि बांगर और खादर के नाम से जाना जाता है। ये कुछ दिया हुआ है उत्तर भारत के मैदानों के बारे में, और ये विकल्प है। सही का आपको चुनाव करना है। ये तीनों स्टेटमेंट देखिएगा और बताइए। तो देखिए इसमें से तीसरा सही है। तराई के दक्षिण में वह क्षेत्र सम्मिलित है जहां पे पुराने और नए जलोढ़ के भंडार पाए जाते हैं। सिर्फ तीसरा इसका सही है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण दिशा में बांटा जाता है, और यहाँ पर 2 ही भागों में बांटा गया है, जबकि 3 हिस्से इनके होते हैं। 3 हिस्से कौन कौन से? तो भाबर, तराई और जलोढ़, ये इनके 3 हिस्से होते हैं। और भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर बाहर आ जाती हैं, क्योंकि इनकी कोई वाहिका नहीं होती, निश्चित वाहिका नहीं होती है, और ये क्षेत्र अनूप बन जाते हैं।
अनूप बनते हैं और इन्हें तराई कहा जाता है। ठीक है, ये वाली स्थिति है, तो सिर्फ तीसरा वाला ही इसका सही दिख रहा है, तो सी को हम चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। 68वें को देखिए, कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है। तो पूर्वी भारत के मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे कि बालू रोधिका, विसर्ग, गोखुर झील इत्यादि पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र की घाटी का मैदान जो है ये नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। ये कुछ स्टेटमेंट है, बताइए इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो 68वें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि सिर्फ पहला ये वाला जो है ये गलत है और हमें गलत की ही तलाश करनी थी। इसमें अगर आप देखें तो उत्तर भारत के मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बहने वाली जो अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां होती हैं उसमें आप नाम देखेंगे बालू रोधिका का, विसर्ग का, गोखुर का मतलब गोखुर झीलों का, गुम्फित नदियों का, ये सब पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं आगे, तो यहाँ पे पूर्वी दे रखा है इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हरियाणा और पंजाब राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक का काम करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल में प्रवेश करने से पहले धुबरी के पास दक्षिण की ओर 90 अंश पर यानी लंबवत मुड़ जाती है। तो आप बताइए कि सही इसमें से क्या है, पूरा देखिएगा। और 69 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसमें दोनों के दोनों गलत है, साफ साफ मालूम हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी नेपाल में कहाँ से घुस जाएगी, यहाँ धुबरी वाला इलाका नेपाल में तो है नहीं, तो दूसरा गलत है और पहला वाला भी गलत दिख रहा है। सही क्या है, हरियाणा और दिल्ली राज्य ये जो है ये सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल के बंटवारे का यानी विभाजन का काम करते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के पास दक्षिण की ओर 90 अंश पर मुड़ जाती है। तो यहाँ बांग्लादेश होगा, नेपाल नहीं होगा, और ऊपर जो है हरियाणा और दिल्ली होगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 70, और इसमें कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक अरावली विस्तार, पूर्व शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार, पश्चिम में अगर देखें तो गिर की पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां, ये प्रायद्वीपीय पठार की सीमाओं के बारे में कहा जा रहा है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है। 70 पूरा प्रश्न दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, जो कहा गया है कि पूर्व शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार, ये वाला आपका गलत है और बाकी सब सही है। तो बी वाला गलत क्यों हुआ, इसमें ये प्रश्न उठता है ना। देखिए इसमें अगर आप इसको ध्यान से पढ़े होंगे तो उत्तर पूर्व में जो शिलांग और कार्बी एंगलोंग पठार है वो इसी भूखंड का विस्तार है, लेकिन किस चीज़ का, तो इसमें पूरा जो डाटा है उसके हिसाब से उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक ये अरावली विस्तार है, और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं, पश्चिम में गिर की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण में जो कार्डेमम वाली पहाड़ियां आप देखते हैं वो पाई जाती। तो ये पूरी स्थिति है, यहाँ शिलांग वाला गलत दे दिया है। चलते हैं आगे 71 को देखते हैं। यहाँ पर देखिए सैंडल चोटी या सैंडल पीक जो है ये ग्रेट निकोबार में है, इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। माउंट डिओहोली ये उत्तरी अंडमान में है, 515 मीटर ऊंचा है। माउंट कोयोग दक्षिणी अंडमान में है, 460 मीटर है। और माउंट थुइलर जो है ये मध्य अंडमान में है, 612 मीटर ऊंचा है। हिमालय से कंपेयर करें तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे। अब बताइए इसमें सही कौन सा है, 71 और 71 का जो सी वाला है वो सही होगा। माउंट कोयोग ये वाला देख रहे हैं आप, सी वाला माउंट कोयोग दक्षिणी अंडमान 460 मीटर। अगर इसमें सही डाटा आप देखना चाहें तो सैंडल चोटी या सैंडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान की है और इसकी ऊंचाई 738 है। माउंट डिओहोली जो है ये मध्य अंडमान में है, 515 मीटर ऊंचा है। माउंट थुइलर जो है ये ग्रेट निकोबार में है, 642 मीटर ऊंचा है। ये इसकी कंडीशन। इसके बाद 72 को देखते हैं। 72 में कहा गया है कि कौन सा गलत है। तो पूर्वी हिमालय अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि हजारीबाग का पठार है, पलामू का पठार है, रांची का पठार है, मालवा का पठार है, कोयम्बटूर का पठार है और कर्नाटक का पठार है। इतने सारे पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग है उसमें केवल मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, मतलब केवल वहीं पाई जाती है, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताइए गलत क्या है। 72 दोनों गलत है, कोई भी इसमें से सही नहीं है। यहाँ इसकी दोनों जो स्थितियां हैं वो गलत है। प्रायद्वीपीय भारत में अनेक पठार हैं, जैसे कि हजारीबाग का पठार है, पलामू का पठार है, रांची का पठार है, मालवा का है, कोयम्बटूर का है, कर्नाटक का है। अब यहाँ पे ये सारे पठार किसके जिम्मे लगा दिए गए हैं, पूर्वी हिमालय, तो इसलिए गलत हो गया है। और उसके बाद अगर देखें आप तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी जो भाग हैं वहीं पर मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर पूर्वी दिशा लगा दिया है, तो दिशाओं का यहाँ जो हेर फेर कर दिया इसलिए गलत हो गया। इसके बाद 73 इसमें कहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दक्कन का पठार पश्चिम में सतपुड़ा की पहाड़ियों, पूर्व में मैकाल की पहाड़ियां, उत्तर में महादेव की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दक्कन का पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेना खड्ड इसका उदाहरण है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। ये कुछ 3 स्टेटमेंट हैं। पूरा प्रश्न आपको इसमें दिखाई दे रहा है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 73 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि सिर्फ तीसरा इसमें सही है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। 73। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कौन सा सही नहीं है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, और यह इलायची की पहाड़ियों यानी कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। गलत क्या है ये आपको बताना है 74, और 74 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। केवल दूसरा इसमें गलत है, दूसरा जो है वो सही नहीं है।
सही क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, ऊंचाई कितनी है? 2695। और पश्चिमी घाट की जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं वहां पे ये स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है दोद्दा बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है और यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर क्या दिया है? इलायची की पहाड़ियों में स्थित है, इसीलिए गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, 75 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नल्ला मल्ला जो पहाड़ियां हैं वहां पे आपस में मिलते हैं, दोनों का मिलन होता है। और पूर्वी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई और कार्डेमम, इस प्रकार से नाम रखे गए हैं। तो ये अलग अलग राज्यवार नाम है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? देख लीजिए, ये दिशावार अगर आपको ज्ञान होगा मानचित्र का तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 75 का इसमें से डी वाला होगा, कुछ भी सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं। सही बात यह है कि पश्चिमी घाट जो है इसको स्थानिक तौर पे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई और कार्डेमम कहा जाता है। ये इसकी करेक्ट लोकेशन है। और अगर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का मिलन देखना चाहें तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। यहाँ पर नल्ला मल्ला दे दिया है तो दोनों गलत है, इसका डी हो जाएगा। 76 को देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। दक्कन के पठार की प्रमुख श्रेणियां जावादी पहाड़ियां, पालकोंडा, नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी है, ऐसे कहा है। और पूर्व में अरावली पर्वत मध्य उच्च भूभाग की जो स्थितियां हैं उनका निर्माण करते हैं। और मध्य उच्च भूभाग दक्कन के पठार की सबसे दक्षिणी सीमा का निर्माण करते हैं। मध्य उच्च भूभाग में उत्तर पूर्व में सतपुड़ा पर्वत उच्चिष्ट पठार श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, जिनकी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1200 मीटर तक पाई जाती है। ये पूरा ढांचा है प्रश्न का। आप बताइए सही क्या है इसमें से? तो क्वेश्चन नंबर 76 आपको पूरा दिख रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इसमें से सही आपका सिर्फ पहला वाला है, यही सिर्फ सही है और बाकी दोनों जो है दूसरा तीसरा गलत है। कैसे? पश्चिम में अरावली पर्वत ये मध्य उच्च भूभाग की सीमा बनाता है और मध्य उच्च भूभाग के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत जो है ये उच्चिष्ट पठार की श्रेणियों से बना हुआ है, जिसकी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये 600 से लेके 900 मीटर के आसपास है। और मध्य उच्च भूभाग जो है वो जो दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार है उसकी सबसे उत्तरी सीमा का निर्माण करते हैं। ये कुछ लोकेशन। इसके बाद चलते हैं आगे, 77 को देखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, बताइए। 2 ही स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये नदियों के बारे में है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों की अधिकतर सहायिकाएं जो है वो विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। बनास यमुना की एकमात्र मुख्य सहायिका है जो कि पश्चिम में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ये पूरा प्रश्न है, बताइए इसमें गलत क्या है? तो 77 को आपने पूरा देखा, इसमें दोनों गलत हैं, कुछ भी सही नहीं है। ये दोनों के दोनों जो है ये झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए हमने सी को चुना है। यमुना की अधिकतर सहायिका जो है या सहायक नदियां हैं वो विंध्याचल और कैमूर की श्रेणियों से निकलती हैं। और बनास जो है ये चंबल की सहयोगी है जो कि पश्चिम में अरावली से निकलती है। तो उल्टा पुल्टा दे रखा है। 78 को देखिएगा, कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक पाया जाता है, जैसे कि उत्तर में छोटा नागपुर पठार, मतलब इसके उत्तर दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, ऐसा कहा गया। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका हुआ स्थान है और यहाँ पर वनस्पति लगभग न के बराबर है, नहीं है। तो आप बताइए सही क्या है? 78 और इसका हो जाएगा सिर्फ दूसरा, मतलब इसमें बी वाला, यही सिर्फ सही है। और बाकी जो है पहला वाला वो गलत है। चेरापूंजी में बरसात अच्छी भले ही हो लेकिन नग्न चट्टानों से ये ढका हुआ स्थल है, तो वनस्पति यहाँ पे नहीं के बराबर है। सही बात है। पहला वाला गलत क्यों हो गया? देखिए मध्य उच्च भूभाग का जो पूर्वी विस्तार है वो राजमहल की पहाड़ियों तक है और इसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर का पठार ये खनिज पदार्थों का भंडार है पूरा। तो पहला वाला गलत हो गया। इसके बाद 79 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियां भी उत्तर पूर्व पठार का विस्तार है। और उत्तर पूर्व पठार में आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 2 हिस्सों में बांटा गया है, गारो और जैंतिया, मतलब ये पहाड़ियां हैं। उसके साथ साथ उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। नतीजा ये होता है कि दक्कन का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। ये कुछ कंडीशन है। तो बताइए इसमें से, ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, कौन सा सही है? पूरा प्रश्न दिखाई दिया। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। सिर्फ पहला वाला ही सही है और बाकी दोनों गलत हैं इसमें। कैसे? उत्तर पूर्व के पठार में आवास करने वाली जो जनजातियां हैं उनको नाम के आधार पर मेघालय के पठार, मतलब उनके नाम के आधार पे, जो जनजातियों के नाम है उनके आधार पे मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिस्से हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि 2 भागों में बांटा गया है। तो ये जग जाहिर बात है, बहुत आसानी से आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। और उसके बाद जो तीसरा वाला है उसे देखिएगा, तो इसमें यह कह दिया गया है कि उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तो होती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल के तौर पर देखा जाता है और यहाँ पे दक्कन का पठार दे दिया है, तो ये गलत हो गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 80 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है और इसमें कहा है कि सही जो ना हो उसकी तलाश करके बताइएगा। 2 ही स्टेटमेंट है। भारतीय मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। नतीजा ये होता है कि शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र के रूप में ये उभरता है और अत्यंत शुष्क परिस्थितियों के कारण भारतीय मरुस्थल की धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रियाओं के द्वारा निर्मित होती है। तो आप बताइए गलत क्या है? 80। और इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए दोनों सही है। मरुस्थल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है परफेक्ट है, तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, इसीलिए डी को चुनते हैं। इसके बाद 81 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान एक अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है, जो कि इसमें इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नदियां झील या प्लाया में मिल जाती हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में मझगांव, JLN,
नावहा शेवा, इसके अलावा मरमू गोवा है, और इस प्रकार के कोचीन, यहाँ कोचिंग लिखा हुआ है तो कोचीन, ये सब बंदरगाह यहाँ पे शामिल है। ये पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और पूर्वी तटीय मैदानों में पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसका अगर हिंदी वाला ना समझ में आए, यहाँ थोड़ा सा अनुवाद की समस्या है, तो इसे इंग्लिश में देख लीजिएगा। अब बताइए सही क्या है। इसका डी वाला भी देख लीजिए 81 का, और बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें आपका बी वाला यानी दूसरा वाला जो सही है उसी की तलाश करनी थी, तो सिर्फ दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। भारतीय मरुस्थल का एक अंतरस्थलीय अफवाह यहाँ देखा जाता है, तो यहाँ पर कहा गया कि पश्चिमी तटीय मैदान अंतरस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। ऐसा हमें नमूना कहाँ दिखाई देता है? मरुस्थलों में दिखाई देता है, जहाँ पर नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं, और प्लाया और झीलों का जो जल होता है वो खारा होता है, इसी से नमक बनाया जाता है, आप जानते ही हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जो होते हैं वहाँ पे पत्तनों और बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ तीसरे वाले में दे रखा है कि पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती हैं, तो ये सब स्थितियाँ इसमें गलत हैं। अब आगे चलते हैं, 81 के बाद चलते हैं 82 की ओर, और इसमें देखते हैं कौन सा है। तो कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध इंदिरा ट्रॉफी वलाम काली यानी नौका दौड़, इसका आयोजन मालाबार कयाल में किया जाता है। और उसके बाद मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति में पुन्नामदा कयाल है, जिसे कि मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गलत क्या है आपको बताना है। 82 और 82 का करेक्ट आंसर है सी। इसमें दोनों ही गलत है, कुछ भी सही नहीं। सही क्या है? तो इसमें मालाबार की जो मालाबार तट है वहाँ की विशेष स्थलाकृति कयाल है, और इसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी होती है, ये भी बात है। इसके अतिरिक्त केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलानकामी यानी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, और यह पुन्नमदा कयाल में किया जाता है, ये चीज़। इसके बाद चलते हैं आगे। यह पुन्नमदा कयाल जो है, यहाँ पे मालाबार कयाल देखिए पहला वाला गलत कर दिया था, दोनों इसमें उल्टे पुल्टे हैं, ठीक है, तो दोनों इसमें गलत हो जाएंगे। इसके बाद 83 को देखते हैं। 83 में यह कहा गया है कि तटीय यानी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पूर्वी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, और पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट तथा कर्नाटक और केरल के क्रमशः मालाबार तट। मतलब इसमें ये तटों का क्रम दिया हुआ है। इसके अलावा पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पश्चिमी तटीय मैदान में लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र, इनके जो डेल्टा है वो इसमें शामिल है। तो इसमें से बताइएगा कि कौन सा आपका सही है। ये विकल्प देख लीजिए, और ये प्रश्न है। तो 83 को आपने पूरा देखा, इसका सिर्फ दूसरा ही सही है, सिर्फ जो दूसरा है वही सही है। पश्चिमी तटीय मैदान को यहाँ जो विभाजित किया गया है, पहला और तीसरा गलत क्यों हो गया? इसलिए गलत हो गया क्योंकि पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। और इसमें अगर आप नदियों के नाम देखिए तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका डेल्टा शामिल है। और उत्तर में गुजरात के तट से दक्षिण में केरल के तट तक फैले हुए जो पश्चिमी तटीय मैदान है उनको कुछ भागों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से हिस्से होते हैं? गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ का तट होता है, महाराष्ट्र का कोंकण तट, और कर्नाटक और केरल के क्रमशः गोवा और मालाबार तट होते हैं। ये इनकी स्थितियां हैं। और इसके साथ साथ जो पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। यहाँ पर दे रखा है कि ये लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है, तो सिर्फ दूसरा इसका सही है। इसके बाद 84 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। 3 स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले वाले में कहा गया है कि रीची द्वीप समूह, लेबरिंथ द्वीप, ये दोनों इसमें एक तो रीची है और दूसरा लेबरिंथ है। यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप हैं। बैरन आइलैंड, ये एकमात्र भारत का जीवंत ज्वालामुखी द्वीप है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। और ये द्वीप जो है ये 14 अंश उत्तर से, 6 अंश उत्तर और 94 अंश पूर्व से 92 अंश पूर्व के बीच में स्थित है। इनकी अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थितियां हैं वो दी हुई हैं। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप पाए जाते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है 84, और 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला, यही सिर्फ सही है, और बाकी ये दोनों क्या है? गलत है। ए को हमने चुना है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूहों में लगभग 572 द्वीप आते हैं। इनकी संख्या टोटल लगभग 572 है, और 6 अंश उत्तर से लेकर 14 अंश उत्तर और 92 अंश पूर्व से लेकर 94 अंश पूर्व के बीच में ये स्थित है। रीची द्वीप समूह और लेबरिंथ जो है ये यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं, ये भी आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त बैरन आइलैंड जो है ये भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि निकोबार द्वीप समूह में है, और यहाँ दिया हुआ है कि ये अंडमान में है, इसलिए ये दोनों गलत है, सिर्फ पहला सही। इसके बाद 85 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि अरब सागर में स्थित द्वीपों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल, मतलब इन सबको जोड़कर, तथा माउंट कोयोबो ये सब है, और मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब इसको इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड माउंट कोयोब। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड विथ एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका टोटल एरिया है। और उसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि दीज आर स्कैटर्ड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दिया है। उसके बाद अरब सागर वाला जो द्वीप समूह है उसके बारे में कहा जा रहा है कि द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी, इसमें ये कहा गया है कि इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाई 11 डिग्री चैनल। इनका डिवीजन कैसे होता है? 11 डिग्री चैनल से होता है। नॉर्थ ऑफ विच इज द टैनानोरे, ये एक आइलैंड का नाम है, एंड टू द साउथ ऑफ अमीनी आइलैंड,
तो आप बताइए कि ये जो तीनों स्टेटमेंट आपने देखे, अंग्रेजी और हिंदी सब एक जैसा है, लेकिन हिंदी वाले में थोड़ी त्रुटियां हैं, तो इसीलिए अंग्रेजी वाला पढ़ा। बताइए इसमें सही क्या है? 85। और 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा, यानी सिर्फ बी वाला, ये वाला, और बाकी सब गलत है। सही क्या है? तो देखिए, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये शामिल हैं, दोनों ही हैं, और ये 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 पूर्व से 74 पूर्व इसके बीच में स्थित है। मिनिकॉय जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल करीब 453 वर्ग किलोमीटर है। और अरब सागर द्वीप समूह की अगर बात की जाए तो 11 डिग्री चैनल के द्वारा ये 2 भागों में बंटते हैं, ये इसमें कहा गया है। और इसमें उत्तर में अमीनी द्वीप है और दक्षिण में कनानोरे है, यहाँ उल्टा दे रखा है, तो इसीलिए सिर्फ इसका दूसरा ही सही है और बाकी सब गलत। आगे चलते हैं, 86 को देखिए। 86 में सही का चुनाव करना है। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ों की शाखाओं के अनुरूप चलता है उसे वृक्षाकार कहा जाता है, पेड़ की शाखाओं की तरह होता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस प्रकार के प्रतिरूप को दर्शाती हैं। और जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहने लगती हैं, यानी ऊंचाई से ढाल की ओर चारों ओर प्रवाहित होने लगती हैं, यहाँ से पूरा चारों ओर फैल जाती हैं, तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। और उत्तर के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां की नदियां इस प्रकार के अपवाह को दर्शाती हैं। तो आप बताइए कि सही क्या है? 86। और 86 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, दोनों ही गलत हैं, डी वाला हो जाएगा। सही क्या है? जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ों की शाखाओं के अनुरूप होता है उसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। और इसका जो नमूना है वो अमरकंटक से निकलने वाली नहीं बल्कि उत्तर की मैदानी नदियां जो हैं वो इस प्रकार के नमूने को दर्शाती हैं। और जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहने लगती हैं तो इसको अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। ये तो ठीक बात है, लेकिन अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो नदियां होती हैं उनका स्वरूप इस प्रकार का होता है, तो यहाँ उल्टा दे दिया है, जहां पे अमरकंटक देना चाहिए वहां उत्तरी दे दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, 87 को देखते हैं। इसमें कौन सा गलत है इसकी तलाश आपको करनी है, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी क्षेत्र का जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति और संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा, बहाव की अवधि, इन सब का एक तरह से परिणाम है। और इसके बाद देखा जाए सेकंड वाले को, तो इसमें कहा जा रहा है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, यहाँ प्रभाव नहीं होगा प्रवाह होगा, इसको अपवाह कहा जाता है। और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है तो उसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ये 3 स्टेटमेंट पूरे आप देख रहे हैं, कौन सा आपका गलत है ये बताना है। 87 और इसका हो जाएगा ए वाला, मतलब सिर्फ पहला वाला ही इसमें गलत है और बाकी सब सही है। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उन्हें समकोण पर काटती हैं या उनसे मिल जाती हैं तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप बनता है इसको जालिका नुमा कहा जाता है। ठीक है, ये स्थितियां हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल भराव को अपवाह कहा जाता है और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। और किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र जो होता है वो भूवैज्ञानिक समयावधि, इसके अलावा वहां पे बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि आदि का परिणाम होता है। तो यहाँ पर गलती क्या हुई है पहले वाले में यही गलती है कि वहां जालीनुमा लिख दिया है, जबकि अपवाह तंत्र को सम्मिलित रूप से ऐसा देखा जाता है। तो सिर्फ पहला। इसके बाद 88 को देख लीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहा जाता है और बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर और छोटी नदियों या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। अब आप बताइए सही क्या है। तो इसमें देखिए जल संभर का आकार छोटा होता है, ये नदी जो छोटी नदियां या नाले होते हैं उनसे बनते हैं और बड़ी वाली जो नदियां होती हैं वो द्रोणी बनाती हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब पहले वाले को जरा देखिए और बताइए वो सही है या नहीं। 88 और 88 का जो करेक्ट आंसर है इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी सिर्फ पहला ही सही है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। गलत क्यों है आपने देख ही लिया, जल संभर छोटे होते हैं, जल द्रोणी बड़ी होती है, तो जो बड़ी वाली नदियां होंगी वो द्रोणी बनाएंगी और जो छोटी नदियां और नाले होंगे वो संभर बनाएंगे, तो इसका ए हो जाएगा। इसके बाद 89 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो कुल भारतीय अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें कि सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियां शामिल हैं, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये पेरिया है, पेरियार नहीं है। उसके बाद कुल भारतीय अपवाह क्षेत्र का लगभग 23% क्षेत्र, जिसमें कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। पूरा प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। गलत की तलाश करनी है तो दोनों गलत है। इसमें दोनों के दोनों यहाँ झूठ बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। सही बात यह है कि कुल भारतीय अपवाह क्षेत्र का लगभग जो 77% भाग है उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहाँ पर जो नदियों के नाम दिया है उसमें गड़बड़ी है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 23% जो क्षेत्र होता है उसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरिया नदियां आती हैं, जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तो दोनों गलत है, इसका सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे 90 और इसमें कहा गया है कि जल संभर क्षेत्र के आकार पर या उसके आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है और सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो प्रमुख नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 2 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, उसमें 14, यहाँ पर आप मात्रा देख रहे हैं, ये 2 लाख नहीं है बल्कि 20,000 है, तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ पे इसकी मात्रा देख लीजिएगा। इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद मध्यम नदी द्रोणी जो होती है उसका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच का होता है और इसमें 24 नदी द्रोणियां शामिल हैं।
और लघु नदी द्रोणी जिसका कि अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, उसमें 32 नदी द्रोणियां शामिल होती हैं। ये कुछ दिया हुआ है, तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। अपवाह द्रोणियों के बारे में पूछा जा रहा है, ये पूरा प्रश्न है और ये इसका विकल्प है, देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 90 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ पहला वाला, सिर्फ पहला ही सही है। प्रमुख नदी द्रोणी जिसका कि अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होता है, इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल होती है, सिर्फ यही सही है और बाकी 3 जो दोनों हैं वो गलत है। प्रमुख नदी द्रोणी जो होती है उसका अपवाह क्षेत्र ऐसा होता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 14 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, इस प्रकार की नदियां। मध्यम जो द्रोणी होती है उसका क्षेत्र 2000 से 20,000 वाला होता है और इसमें जो नदी द्रोणियों की संख्या है वो 44 है, यहाँ 24 दे रखा है, जैसे कि कालिंदी है, पेरियार है, मेघना है, ये सब है। और जो लघु नदी द्रोणी होती है उसका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, तो न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की नदियां आती हैं और बहुत सारी नदियां हैं, उसकी कोई गिनती नहीं। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ही सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 91 को देखिए, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं जो कि हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा बने हुए हैं। हिमालय अपवाह तंत्र की नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां, छिप्रिकाएं और जलप्रपात बनाती हैं। आप बताइए गलत क्या है इसमें से। 91 और 91 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है। इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से व्याख्या इसकी की गई है, इसमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं है। चलते हैं आगे, 92 को देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कभी भी रास्ता बदल लेती है और उसके बाद पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लेकर चलती है और मैदानी भाग में जमा करती है और इससे क्या होता है, नदी के मार्ग में रुकावट आ जाती है और यही इसके मार्ग बदलने का कारण होती है। तो ये किस नदी की बात हो रही है बताइए। और 92 का कोसी हो जाएगा, ये बिहार में बाढ़ लाने के लिए फेमस है, मतलब अवसाद के जमा होने से ये अपना रास्ता बदल लेती है, जो प्रवाह होता है उससे दिशा बदल के किसी दूसरे गांव में या क्षेत्र में घुस जाती है, तो ये कोशिका मैया या कोसी मैया है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। इसके बाद 93 को देखते हैं, यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है, 2 स्टेटमेंट दिया है। सिंधु नदी तंत्र की कुल लंबाई 2280 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1241 है। भारत में सिंधु नदी हिमालय की नदियों में सबसे पूर्वी नदी है और बांग्लादेश में इसे सिंगी खबान के नाम से या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तो आप बताइए सही क्या है। और 93 जो आपने देखा उसमें अगर देखा जाए तो कोई भी सही नहीं, दोनों के दोनों गलत है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। सही क्या होगा, सिंधु नदी तंत्र की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, यहाँ लंबाई गलत दी है। और उसके बाद भारत में सिंधु नदी जो है ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है और यहाँ पर यही गड़बड़ हो गया है, पूर्वी नदी कह दिया है, बाकी सब सही है, तो इसमें दोनों ही गलत है। इसके बाद 94 को देखिएगा, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो गलत है उसकी पहचान आपको करनी है। तो पंजनद के नाम से पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और ताप्ती, इनका नाम लिया जाता है। झेलम नदी कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्वी भाग में कराकोरम गिरिपद में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तो आप बताइए गलत क्या है। 94 को पूरा आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, इसमें दोनों ही गलत है, कुछ भी सही नहीं है। सही क्या है, चेनाब नदी जो है ये चंद्रा और भागा नाम की 2 सरिताओं के मिलने से बनती है, पहली चीज है। अब यहाँ देखिए इसमें जो 94 है, पंजाब में जो पंजनद कहा जाता है, पंजनद में कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो सतलुज आती है, व्यास आती है, रावी आती है, चेनाब आती है और झेलम आती है। यहाँ ताप्ती नहीं रहेगी, यहाँ झेलम रहेगी, तो पहला गलत हो गया। और झेलम नदी जो कि सिंधु की प्रमुख सहयोगी है, ये कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल का जो गिरिपद है वहां पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तो यहाँ पर दे दिया है कि ये जो झेलम नदी है ये कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्वी भाग में काराकोरम गिरिपद, तो यही से गलत हो गया, दोनों गलत है। 95 को देखिए, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहयोगी है। रावी जो है वो चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। व्यास नदी जो है ये धौलाधर श्रेणी में काती और लार्गी में महाखड्ड का निर्माण करती है और राकसताल से सतलुज नदी का उद्गम होता है, इसे लॉग चेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से गलत कौन सा है आपको बताना है। तो बी वाला आपको साफ साफ दिख रहा है, चंद्रा और भागा ये सरिताएं जो है ये किसको बनाती हैं, ये चेनाब का निर्माण करती है, रावी का निर्माण नहीं करती, यही से गलत हो गया है। इसके बाद 96 को देखते हैं, कौन सा सही नहीं है। तो एक नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। चंबल जो है ये राजस्थान में गांधी सागर बांध उसके ऊपर बना हुआ है और यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे पूर्वी और सबसे लंबी सहयोगी है। बराकर नदी जो है ये दामोदर की मुख्य सहायिका है। तो आप बताइए गलत क्या है। 96 और 96 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यमुना गंगा की सबसे पूर्वी और सबसे लंबी सहायक नदी है, ये जो कह दिया है, जबकि वास्तव में ये गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यहाँ पूर्वी नहीं होगा बल्कि पश्चिमी होगा, सी वाला इसका गलत है। इसके बाद 97 को देखिएगा, यक्स नदी। अब ये यक्स की जगह पे आपको नदी का नाम खोजना है नीचे विकल्प में से। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से हुआ है और इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है और इसे भारत नेपाल सीमा पर काली या चाइक कहा जाता है, कारी कहा जाता है या चाइक कहा जाता है। तो यक्स के स्थान पर कौन सी नदी का नाम होगा देख लीजिए। और 97 का करेक्ट आंसर शारदा हो जाएगा। ये शारदा नदी है जिसके बारे में इतनी तारीफें यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। अपने जलग्रहण क्षेत्र की क्षमता के आधार पर पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों का जो अवरोही क्रम है, यानी बड़ी पहले और छोटी बाद में, तो उसमें अब आप देखिए माही नदी है, कालिंदी है, पेरियार है और भरतपूजा है, इसके अलावा साबरमती है। ये क्रम से अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाई गई।
और अपने जलग्रहण क्षेत्र की क्षमता के आधार पर पूर्व से बहने वाली जो नदियां हैं, पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, उनमें छोटी नदियों का जो अवरोही क्रम है वो पेन्नार नदी है, इसके अलावा ब्रह्मणी है, स्वर्ण रेखा है और पालार है, इसके अलावा वैतरणी है। ये क्रम से है। तो आप बताइए गलत क्या है। पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 98, और 98 का जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ पहला हो जाएगा। इसमें जो सही नहीं है वो पहला वाला ही है, ए को हम चुनते हैं। सही क्या है? अपने जलग्रहण क्षेत्र की क्षमता के आधार पर पश्चिम की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां हैं उनका अवरोही क्रम अगर आप देखें तो माही, साबरमती, भरतपूजा, पेरियार, कालिंदी और सरावती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 99 को देखिए। भारत की परंपरागत ऋतुओं के संबंध में सही विकल्प का चयन आपको करना है। बसंत का जो मौसम है वो सितंबर अक्टूबर में आता है, ऐसा कहा गया है। शरद ऋतु का मौसम नवंबर दिसंबर में आता है। हेमंत का मौसम मार्च अप्रैल, और शिशिर का जो मौसम होता है वो जनवरी फरवरी में आता है। इनका अंग्रेजी अनुवाद कुछ नहीं है, ये हिंदी मूल नाम है, तो उसी रूप में आप देखते हैं। वैसे बसंत को आप स्प्रिंग कहते हैं, खैर वो अलग चीज़ है। तो बताइए इसमें से क्या? 99 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। शिशिर का जो मौसम दिया है वो जनवरी फरवरी है, सही है। बाकी सब जितने दिए हैं वो गलत दिए। बसंत का जो मौसम होता है आप जानते हैं मार्च अप्रैल वाला होता है। इसके अलावा शरद का मौसम सितंबर से अक्टूबर वाला होता है। हेमंत का मौसम नवंबर से दिसंबर वाला होता है। ये सब इसका क्रम होता है। तो इसमें सही कौन सा है? डी वाला। 100 नंबर के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसके हिसाब से भारत की जलवायु से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो AMW है, BSHW है, DFC है और CWG है। इनका सही मतलब आपको इसमें से पहचानना है। कौन सा गलत है? 3 सही है और 1 गलत है। जो गलत है उसी की तलाश करनी है। बताइए। तो 100 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? DFC, ये वाला, सी वाला, यही गलत है। DFC का मतलब क्या होता है? कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, ये इसका मतलब होता है। और यहाँ पर दे दिया है कि हॉट डेजर्ट, तो इसीलिए ये गलत हो गया है। हॉट डेजर्ट का जो असली इसमें वर्गीकरण है वो किस रूप में होगा? BWHW के रूप में होगा, जो कि यहाँ नहीं दिया है। तो DFC वाला गलत है और बाकी सब सही है। तो यहाँ तक हमने 100 MCQs को जो NCERT ज्योग्राफी से लिए गए थे उन्हें कंप्लीट किया है। इसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस माध्यम के जो तरह तरह के सेक्शनल टेस्ट पेपर हैं वो आपके सामने लगातार आते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।